सो गाइस फाइनली हम लोग अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर रिसर्च एनालिस्ट NISM सीरीज का चैप्टर नंबर 2। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 1 से तो कंपेयर करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हालांकि चैप्टर 1 में भी कहीं ना कहीं पे बेसिक्स ही हमने कवर किया है, बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हैं। बट उसी की तरह जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी कहीं ना कहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि जो वेटेज है वो खाली 4% का है, तो देखा जाए तो आप बोलेंगे कि जो इतना बड़ा चैप्टर है उसको 4% में खाली करना, जयेश भाई क्या हम लोग इसको करें या नहीं करें। बट एक्चुअल देखा जाए तो जो सारे आगे के कंसेप्ट हैं वो पूरी तरीके से जो है इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितने भी डेफिनेशंस में यहाँ पे आपको बहुत सारे डेफिनेशंस है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया और मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़। कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायग्राम्स के साथ में या कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट्स के साथ में मैं आपको सिखाऊं। बट कहीं ना कहीं पे आपको ये चैप्टर पूरा करना है, भले ही 4% का वेटेज है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके ऊपर ही आपके एग्जाम में, जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया गया, या फिर बोनस इशू के बारे में बताया गया, या फिर IPO के बारे में बताया गया। तो IPO के बारे में जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको कोई फ़ायदे वाले नहीं है, बट या फिर उसके ऊपर इसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आएंगे इस पूरे चैप्टर्स में से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आए भी। बट जो IPO से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं आगे चल के, जो सिलेबस में जो और भी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेशंस हैं, लेकिन आगे चल के जो और भी चीज़ें हैं IPO के बारे में, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है। जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए चैप्टर 2 पे पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस देना है, अच्छे से स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा अच्छे से करना है। चैप्टर जो 2 है, इसको मैंने एक्चुअली मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 या 5 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बट आपके केस में मैं 2 और 3 इस तरीके से करूँगा। तो पार्ट 1 और 2 फर्स्ट सेशन में रहेगा, पार्ट 1 2 3 सेकंड में रहेगा। और अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं एक साथ में, तो उसमें तो आपको ये पूरा एक साथ में ही मिल जाएगा, कोई उसमें कोई पार्ट्स भी नहीं रहेंगे। बट अगर आप यूदेमी पे देख रहे हैं या फिर फ्री कोर्स कहीं और देख रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा। सो तो स्टार्ट करने से पहले एक और बार मैं एक और चीज़ बता दूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बट एक और चीज़ मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो क्या करना है, जो नोट्स हैं वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में आपको वर्कबुक पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे रूल्स के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो यूदेमी के जो मैंने लिंक दे रखा है नीचे, उस पे जाके आपको MCQ भी सॉल्व करना है, ठीक है। MCQ सॉल्व करना क्यों है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम देना है तो MCQ सॉल्व करना है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो बस शांति से बैठ के कंसेप्ट को समझिए, आराम से मज़ा लीजिए इस चीज़ का, और MCQ पे ध्यान मत दीजिए। और MCQs में सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप ये आई गेस मुझे लगता है कि 1000 या 1200 के आसपास MCQ हैं, अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम आपका पक्का निकलेगा। इसमें सारे सम्स भी हैं, विथ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन है सब सम्स का भी, और जो थियरी है उसका भी एक्सप्लेनेशन सही से दे रखा है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदे वाला रहेगा। और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, जो भी मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ या फिर जो भी मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी एक रिसर्च रिपोर्ट निकालनी है, उसके स्ट्रेंथ और उसके थ्रेड्स या वीकनेस आपको पता करके इसके नीचे लिखने थे, ठीक है। हालांकि आगे चल के स्वॉट एनालिसिस में वो सब चीज़ें होंगी, बट स्टिल आपको खुद से ढूंढना था। भले आपको नहीं आए या आप गलत करें या कुछ गलतियां हो रही है आपसे, बट स्टिल आप ट्राई तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो रिसर्च रिपोर्ट के लिंक भी मैंने आपको दिए थे, आपको याद होगा लास्ट में, तो होप आपने कोई रिसर्च रिपोर्ट वहाँ से डाउनलोड किया हो एंड पढ़ा हो। अगर किया है तो कमेंट में आपको मुझे बताना है, याद से मुझे बताना है कमेंट में कि आपने क्या ढूंढा, ठीक है। एंड लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना है याद से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है सेशन में, अभी सेशन होगा, कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे पूछ लो, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा जो स्क्रीन है वो अटक गया था। यस नाउ ओके। हाँ, तो आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आपको लास्ट चीज़
कि ट्विटर मेरा आपको मैं दे रहा हूँ, इसके नीचे मेरे इनफैक्ट जो मेरा पिक्चर है उसके नीचे ही आपको दिख जाएगा मेरा ट्विटर हैंडल, वहाँ से आप मुझे सीधा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं जितना हो सके पॉसिबल आपको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो इन सबसे बेस्ट है कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछो, मैं कमेंट्स भी आंसर करूँगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। मैं 100% कमेंट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अभी सब कुछ सही चल रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे फाइनली। अब बहुत बोर कर लिया मैंने आपको, अभी इट्स टाइम टू स्टार्ट लर्निंग, है ना। सो लेट मी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए चीज़ें सही से। और आई गेस मुझे और थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे मेरे पीछे जा रहा है सब चीज़ें, ठीक है। एब्सोल्युटली ओके यस, ठीक है। आई गेस अभी आपको दिख रहा होगा सही से एंड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं एक पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, सिक्योरिटीज क्या है। सिक्योरिटीज मतलब अभी के लिए मैं आपको डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए आप समझ लो सिक्योरिटीज मतलब अगर आपने कोई शेयर बाय कर लिया, शेयर परचेस कर लिया, ठीक है, या शेयर परचेस कर लिया, तो उसके लिए मिला के आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई देखो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटीज में ही वर्ड में देखो क्या है, अगर मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, मैं किसी स्टॉक में पैसा डाल रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए मुझे कि लाइक यार नहीं आगे चल के कुछ इशू ना हो, मैं कहीं तो कागज रहेगा तो मैं दिखा के बोलूँगा तो सही मेरे नाम पे शेयर है, तो कहीं ना कहीं पे उस शेयर में मेरा ऑनरशिप है, ये मुझे तो पता है, बट आपको मैं बाद में कैसे बताऊँ, क्योंकि बहुत सालों बाद में अगर मैं 10 साल के लिए होल्ड करूँ, 10 साल बाद में मेरे पास में एक कागज रहेगा, प्रूफ रहेगा, सिक्योरिटीज़ रहेंगी कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो सिक्योरिटीज़ है मेरे पास में कि मेरा आपके कंपनी में शेयर है। अब ये सिक्योरिटीज़ बस क्या इक्विटी शेयर्स तक लिमिटेड है क्या, हम लोग एज RA क्या सिर्फ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या बस इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस करता है, नहीं। एज अ सिक्योरिटीज़ बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी आती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, डेप्थ के पेपर्स होते हैं ये, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए। आप बोलेंगे जयेश भाई क्या इंश्योरेंस के पेपर भी सिक्योरिटीज है, यस, हालांकि ये इसमें बता नहीं रखा है बट यस, क्या जो हर एक पेपर जिसकी कुछ वैल्यू है कुछ टाइम बाद में उसको हम लोग देकर पैसा वापस लेंगे, उस पेपर को आप सिक्योरिटीज़ बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर हर एक पेपर जो कि एक पर्टिकुलर जो है हमारी ऑनरशिप कहीं पे डिफाइन करता है, कुछ भी हो, एसेट्स हो या कुछ भी हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हमारा ऑनरशिप बताता है तो कहीं ना कहीं पे उसको हम लोग सिक्योरिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो क्या आप बोलेंगे जयेश भाई क्या चेक जो होता है जिस पे हम लोग पैसा देते हैं क्या वो सिक्योरिटी में आएगा, यस वो भी सिक्योरिटीज़ में आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन बताना भूल गया हूँ, बट स्टिल मैंने आपको सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में यहाँ पे बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेंगे कि क्या क्या जो है इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, और तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे क्विक। तो मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हम लोग देखेंगे, जो कि मैंने आपको अभी ओवरऑल बता दिया है, जब डेफिनेशन बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ के क्या होता है, फंक्शन सिक्योरिटीज़ के, देन जो ये फर्स्ट पॉइंट है, देन सेकंड है वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटीज़। तो जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे इक्विटी, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, ये भी इक्विटी, डिबेंचर, तो ये अलग अलग कितने हैं, बहुत सारे हैं, ये सब एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, जो काम के वो देखेंगे। इसके अलावा तो बहुत सारे होते हैं जो कि यहाँ पे भी बताए नहीं गए हैं, ठीक है, पूरे नहीं बताए गए। तो जो मोस्टली यूजेबल होते हैं, मोस्टली यूज्ड होते हैं, लोगों को पता है और आपको भी पता होंगे काफ़ी हद तक। हालांकि अगर आप स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो तो आपको तो काफ़ी कुछ इसमें पता होगा, बट अगर नहीं करते हैं तो उस केस में आपको खाली ध्यान से सुनना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट।
इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो जो सिक्योरिटी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। वेरियस सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रांजैक्शन, तो अलग अलग जो सिक्योरिटीज़ है उसमें जो मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसका जो टर्म ट्रेड है क्या, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। और फाइनली जो डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, तो क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। डोंट वरी, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जो आपको करनी है, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। इसको पूरा चैप्टर को समझिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है उसके साथ में। एंड सो अभी क्या है डेफिनेशन सिक्योरिटी का। सिक्योरिटीज आर दी ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया ट्रांसफरेबल है मतलब क्या है कि आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपना ऑनरशिप जो है आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर मैंने शेयर्स को बाय किया है तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय किया है और मैंने उस पर्टिकुलर जो है इंस्ट्रूमेंट में अपना ऑनरशिप वहाँ पे बताया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है आपको आपके ईमेल में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं सुबह मॉर्निंग में आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, ठीक है, विच या फिर दैट शोज एविडेंस ऑफ इनडेप्थनेस एंड और द ऑनरशिप इंटरेस्ट। तो आपका जो इनडेप्थनेस है या फिर ऑनरशिप इंटरेस्ट होता है वो जो है कहीं ना कहीं पे दिखाता है, उस चीज़ को बोलते हैं सिक्योरिटीज़, ठीक है। इन एसेट और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, तो जो एसेट मैंने आपको बताया एसेट हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है या कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसमें आपका ऑनरशिप आप अपना दिखा रहे हैं। तो समझ में आ गया सिक्योरिटीज़ क्या है। तो दिस इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉर्मल शेयर से कैसे डिफरेंट होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। बट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, शेयर मार्केट, जो एक इक्विटी मतलब कि एक कंपनी में शेयर्स लेना, ठीक है। देन यहाँ पे डिबेंचर हो गया, डिबेंचर मतलब कि लोन्स के पेपर हो गए। डिबेंचर कैसे वर्क करता है ये आगे हम लोग अभी इसमें डेफिनेशंस में आ जाएगा। बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। देन एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स। जिनको नहीं पता है डिबेंचर बॉन्ड क्या है अभी परेशान मत हो, सेशन में आगे मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप गूगल पे सर्च करने बैठ जाएंगे, उसमें कोई मज़ा नहीं है। वेट करिए, पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस आर इशूड बाय कंपनीज, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं। इंश्योरेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आती हैं इसके अंदर, ठीक है। दे आर परचेस्ड बाय इन्वेस्टर हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अगर सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में पैसा कौन डालेगा, जिसके पास में पैसा है। आपके पास में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था 50,000 पड़े हुए, एफडी में पढ़ के 7% मिलेगा। आपको लगता है कि नहीं यार मैं इक्विटी में डाल दूंगा, एटलीस्ट 14-15% मुझे मिल जाएगा साल का या जो भी है। कभी कभी लक हुआ तो 40 भी मिल जाता, 50 भी मिल जाएगा, लेकिन लक नहीं हुआ तो 14-15% तो मिल ही जाएगा। एटलीस्ट बैंक के एफडी से तो सही रहेगा। बट कहीं ना कहीं पे अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, 14-15% नेगेटिव भी जा सकता है। हालांकि बैंक एफडी में आपको फिक्स्ड जो है रिटर्न मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इक्विटी में पैसा वो लोग डालेंगे जो कि इन्वेस्टर हैं, जिनके पास में पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास में पैसा है और वो सरप्लस में है, उनको जो है वो पैसा कहीं डालना है, इन्वेस्ट करना, बढ़ाना है, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज देते हैं, इशू करते हैं, वो लोग कौन होते हैं, वो लोग वो होते हैं जिनको पैसा चाहिए है। सपोज XYZ कंपनी है, उसकी उसको पैसा चाहिए है कुछ बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में जाके जो है इक्विटी शेयर्स डालेगा। लोग उसमें पैसा, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये उसमें पैसा डालेंगे और फिर जो है इनको पैसा मिल जाएगा, उसके बदले ये क्या करेंगे, अपना जो शेयर है वो दे देंगे कंपनी का कि भाई आप जो भी पैसा, जो अमाउंट दिया है वो। एक सेकंड में आपको एक इसको ना सही से समझाता हूँ, देखिए एक सेकंड, ठीक है। ये क्या है कि ऐसी कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपका फोकस, एक सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात है, देखिए, ठीक है। मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ इट्स ओके, यस।
तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी XYZ नाम की कंपनी है, XYZ LTD कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, या कुछ भी नाम जो आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। आपकी कंपनी है और आपको ना कुछ मतलब जो ये आपकी कंपनी, बट आपको ना एक अलग से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना है, या मैन्युफैक्चरिंग एक सेंटर बनाना है, या एक कारखाना बनाना है आपको, जिसके लिए आपको क्या लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। अब कंपनी के पास में इतना पैसा है नहीं कि वो इस कारखाने को बनाए, लेकिन अगर ये कारखाना बन गया, या ये जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट या जो है डिपार्टमेंट बन गया, अलग से एक बन गया हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं पे यार पैसा तो है नहीं, तो क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में दो तरीके रहेंगे, दो वेज रहेंगे हमारे पास में पैसा लाने के मार्केट में, ठीक है। तो ये स्टोरी बता रहा हूँ, अभी देखो ये सिक्योरिटीज हम लोग देखेंगे, बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। पहले देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक तो आप ला सकते हो इक्विटी से, या दूसरा आप ला सकते हो डेब्ट से। तो एक तो आप लोन ले लो, या फिर आप शेयर मार्केट में शेयर इश्यूज कर दो इन्वेस्टर्स को, या फिर किसी और इन्वेस्टर को। शार्क टैंक देखा होगा ना आपने, उसके अंदर वो आते हैं, बोलते हैं कि हमें 1 करोड़ चाहिए 1% के लिए। तो 1 करोड़ अगर 1% का है तो 100% कितने के हुए, 100 करोड़ के। तो जो वैल्यूएशन निकल के आता है वो 100 करोड़ का होता है। तो कंपनी के पहले देखेंगे, तो जो इन्वेस्टर, जो शार्क्स वहाँ पे बैठे हुए, वो लोग पहले देखते हैं कि यार कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट हो जा रहा है 1 करोड़ के आसपास, तो दैट्स टोटली ओके कि हम लोग उसको वैल्यूएशन दे सकते हैं कि भाई 100 महीनों में आगे आने वाले वो कहीं ना कहीं पे जो है वैल्यूएशन, मतलब जो कहीं ना कहीं पे जो कंपनी की जो वैल्यूएशन वो सही है, ऐसा मान के चलते हैं वो लोग। बट अगर सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इक्विटी की वैल्यूएशन मांग रहा है, तो उस टाइम पे वो नहीं देते हैं। तो आपने देखा होगा, तो ये इक्विटी हो गया जहाँ पे आपको अपने शेयर्स देना, अपना हिस्सा देना है, और उसके बदले पैसा लेना है। जैसे शार्क्स पैसा डालते हैं वहाँ पे शार्क टैंक में, और उसके बदले इक्विटी लेते हैं, तो उतना हिस्सा खरीदते हैं। तो ये हो गया इक्विटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कि आप टाइम पे पैसा दो। जब तक आपको पैसा यूज़ करना है यूज़ करो, उसके बदले आपको आपने शेयर्स दे दिए हैं। अब अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं यार मुझे शेयर्स वापस देना है, तो वो आपको नहीं देगा वापस। जब तक आप नहीं चाहते उसको खरीदना, वापस बायबैक करना, तब तक वो शेयर्स आपके पास नहीं आएंगे। वो किसके पास जाएंगे, वो किसी और को सेल कर देगा मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट बना हुआ है, बाय सेल, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट ऑब्लिगेशन नहीं रहता। लेकिन डेप्थ में क्या होता है कि आपको लोन लेना होता है, कि आपने बोला कि मैं जो है बॉन्ड इशू कर देता हूँ, ठीक है, बॉन्ड इशू कर देता हूँ। बॉन्ड भी डेप्थ का पार्ट आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेप्थ दोनों भी। तो बॉन्ड जो होता है आपने इशू कर दिया, उसके ऊपर आपको एक बता देना पड़ेगा कि भाई ये 3 साल के लिए है, और इसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट रेट है। तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस हैं आपके, जो आपको पूरे करने हैं, आपको पूरा करना ही है वो ऑब्लिगेशन। 7% साल का देना है, 3 साल का, प्लस ये जो आपने अमाउंट ली है वो भी आपको रिफंड करनी है पूरी की पूरी। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। इस तरीके से जो भी वैल्यू रहेगी शेयर की, उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। भले आज आपने 500 रुपये पे खरीदा है, आज आपने 500 रुपये खरीदा इक्विटी में, कल को शेयर की प्राइस गिर के 250 रुपये हो जाती है, 250 रुपये हो जाती है। तो जो शेयर्स आपने, जैसे अगर आपने यहाँ पे 100 शेयर खरीदे थे, तो उस हिसाब से जो आपकी 5 लाख की जो वैल्यू थी, 5 लाख की वैल्यू थी, वो आज घट के 2.5 लाख हो गई है। तो आपको जब मिलेंगे पैसे, तो ये 2.5 लाख मिलेंगे, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका 50% जो है नुकसान वहां पे दिखेगा आपको, समझ रहे हैं। तो ये हो गया इक्विटी में। तो इक्विटी का ये फायदा है कि समझ रहे हैं आप, कंपनी को ये फायदा मिलता है इक्विटी से। डेप्थ में क्या, जो लोन मार्केट है या जहां लोन दिया जाता है, तो वहां पे क्या है, जो हमने 5 लाख दिए थे वो हमें पूरे मिलने हैं, और साथ में 7% का जो है इंटरेस्ट रेट भी मिलना है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। 2 तरीके हैं, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट। तो जब आपको टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगा, अगले चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट, तो उसके सारे टर्मिनोलॉजी अलग रहेंगे, और टर्मिनोलॉजीज
इन डेप्थ मार्केट। ये आगे रहेगा, अभी नहीं है, इस सेशन में नहीं है, आगे वाले सेशंस में रहेगा, थर्ड चैप्टर में रहेगा। तो इसी तरीके से डिवाइड भी होगा ये। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या सीन चल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अभी ये इसमें भी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो इक्विटी है, जब आप बाय करेंगे तो आपको सिक्योरिटीज उसके लिए आपको सिक्योरिटीज मिलेगा, उसके लिए आपको सिक्योरिटीज मिलेंगे। और यहाँ पर भी जब आप बॉन्ड मतलब बाय करते हैं या फिर जो आप 5 लाख रुपए भरते हैं 7% इंटरेस्ट के लिए, तो इसका जो कागज आएगा ना, जिस पे लिखा होगा कि आपने 5 लाख दिया है और इस फेस वैल्यू पे दिया है और आपको 7% के इंटरेस्ट रेट से हर साल हम लोग अमाउंट देंगे, ऐसा वैसा जो भी लिखा हुआ है कागज पे, वो कागज ही सिक्योरिटी होगा। यहाँ पर भी लिखा होगा कि आपने भाई 500 रुपये के प्राइस पे जो है 100 शेयर खरीदे हैं, ये उस कागज पे लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा होगा, ठीक है। एंड उस कागज को ही बोलेंगे हम लोग सिक्योरिटी। क्लियर है? तो अब आई गेस मुझे लगता है कि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि सिक्योरिटीज मतलब होता क्या है, ठीक है। मैं इन डायग्राम्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ज़्यादा ख़राब नहीं रहे, सब चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन के ऊपर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। तो दिस सिक्योरिटीज आर इशूड बाय कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सिक्योरिटीज आर इशूड बाय डैश डैश, और उसके अंदर फिर ऑप्शन आ जाएंगे कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट, और एक और ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको फिर ऑल ऑफ द अबव करना है, क्योंकि तीनों भी वहाँ पे आते हैं। और अगर नहीं ऑल ऑफ द अबव तो इनमें से एक ऑप्शन आएगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के पास में राइट होता है जो सिक्योरिटीज को इशू करने का, ठीक है। दीज आर परचेस्ड बाय दी, देखो इशू तो कौन करेगा, कंपनीज करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करेंगे, लेकिन खरीदेगा कौन? तो परचेस्ड बाय इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, जो जिनके पास में पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग इसमें पैसा डालते हैं। तो ऑब्वियसली पैसा कौन डालेगा? जिसके पास में पैसा है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आ रही है चीज़ें? सिक्योरिटीज ownership allows investor to convert their savings into the financial asset which provide a return। तो जो सिक्योरिटी ऑनरशिप लेते हैं जब हम लोग, तो हमें वो अलाउ करता है, मतलब हमें एक राइट देता है कि हमारा जो सेविंग, जो हमने सेव करके रखा हुआ है पैसा, उस पैसे को कन्वर्ट करना फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर और उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करने का, ठीक है। ऑन अदर हैंड द सिक्योरिटी इशुएंस अलाउस बोरोवर्स टू रेज मनी। तो जो बोरोवर्स है, बोरोवर्स कौन है? अभी यहाँ पे आप बोलेंगे बोरोवर्स कौन है? अभी बोरोवर्स वही लोग हैं जो कंपनीज हैं, जिनको पैसा चाहिए नए फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर कौन है? गवर्नमेंट। आप बोलेंगे गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए? गवर्नमेंट भी पैसा लेती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उस इंटरेस्ट रेट को वो चुकाती भी है, ठीक है। तो उसको वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होते हैं, वहाँ पे आप पैसा डाल के एक फिक्स इंटरेस्ट रेट वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सिक्योरिटी इशुएंस अलाउस बोरोवर। तो जो बोरोवर हैं, जो ये लोग हैं बोरोवर्स, उनको रेज करने में हेल्प करती है मनी को। तो हम एक तो इन्वेस्टर को क्या हेल्प करेगी? कन्वर्ट करने में सेविंग्स टू फाइनेंशियल्स, और जो सिक्योरिटी जो बोरोवर्स होते हैं उनको हेल्प करेगी पैसा रेज करने में, उनको पैसा इकट्ठा करने में वो हेल्प करेगी। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशूअर्स एंड द इन्वेस्टर्स, जो इशूअर है, जो बोरोवर्स है, जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं मार्केट से, उनका और हमारा दोनों का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी also allows investor to transfer their rights interest to other without impacting the issuer। तो जो ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, मैं एक और कंसेप्ट आपको समझानी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सेंटेंस से ही समझ में आ गया होगा, बट देखो सिंपल सी बात है कि जब कोई कंपनी है, XYZ कंपनी में हम लोग फिर से ले लेंगे XYZ कंपनी। अगर कोई XYZ कंपनी है, उसने इशू कर दिए 1 लाख शेयर्स, ठीक है, 50 रुपये पे, तो उन्होंने टोटल इकट्ठा कर दिया 50 लाख रुपए, ठीक है ना। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 50 लाख रुपए इन्होंने टोटल इकट्ठे कर लिए, ठीक है।
अब 50 लाख आपने, आप भी वन ऑफ द इन्वेस्टर, इसमें आपने 1 लाख डाल दिया है, तो 50 लाख में से आपने 1 लाख रुपए, ये भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए आपने डाला हुआ है। अब कल को आप बोलते हो भाई मुझे 1 लाख रुपए नहीं देना, अभी ये 50 लाख इसने क्या कर दिया, कंपनी ने किसी जगह पे, कंपनी में, प्रोजेक्ट में, कुछ कारखाना नया बनाने में उसने इन्वेस्ट कर दिए, फैक्ट्री नहीं बनाने में उसने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे पैसा तो लग गया वहाँ पे। अब इक्विटी शेयर आपको मिल रखे हैं, आपकी हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे जो शेयर की प्राइस है वो एसेट और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से वो डिफाइन हो रही है वहाँ पे, तो आपका तो शेयर आपने खरीदा हुआ है 50 रुपये के हिसाब से। अब 50 रुपये से प्राइस पहुँच जाती है 60 रुपये कल को। अब आप बोलते हो कि मुझे वापस से शेयर्स देने हैं और मुझे प्रॉफिट जो है 10 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है शेयर्स के हिसाब से, मुझे वो चाहिए वापस से, ठीक है। अब कंपनी बोलती है मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैंने तो कंपनी में लगा दिया, मैं तो दे नहीं सकता, तो आप क्या करो, जाओ सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच दो किसी और को। तो हम जो है, जो शेयर्स हैं वो हम चाहे तो कंपनी को बेचने से अच्छा हम चाहे तो किसी और एक्सवाइज या फिर मेरे दोस्त को मैं बेच दूँ, क्योंकि उसको भी शेयर लेना था, उसको इंटरेस्ट है, तो वो 60 रुपये पे मेरा दोस्त ये ले लेगा। तो रैदर देन मैं किसी कंपनी को वो जिस कंपनी से लिया है उसी कंपनी को बेचूं, मेरे पास में राइट है मैं इस दोस्त को बेच दूं। अब ये दोस्त जब 10 साल बाद में, 15 साल बाद में जब कंपनी बायबैक करती तो उस टाइम भी बेच सकता है। कंपनी बोलेगी चलो मुझे वापस से मेरे शेयर्स दे दो, मेरा पैसों का काम हो गया, 50 लाख रुपए आप ले लो, या जो भी उस टाइम पे जो उस पैसों की वैल्यू रहेगी वो ले लो। तो उस टाइम पे वो वापस कंपनी शेयर्स बाय करेगी, तब वो दे सकता है, या फिर बीच में किसी और को भी बेच सकता है। तो अब ये लाइन्स को देखो यहाँ पे, ठीक है। अब होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने आपको इसमें समझाया है। एंड अब जो है इन लाइंस को समझना आप, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ये तो लैग करेगा वो, ठीक है, ओके। यस, अब लाइंस को समझो आप ध्यान से। सिक्योरिटीज एक सेकेंड, हाँ। सिक्योरिटीज ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इश्यूअर टू रेज मनी फॉर लॉन्ग टर्म। ये क्यों बोला? शॉर्ट टर्म में अगर होता तो फिर आपको तुरंत पैसा देना पड़ता और वो शेयर्स आपको वापस लेने पड़ते, राइट। आपने जो शेयर्स दिए हैं लोगों को 50 लाख के, वो कहीं ना कहीं पे आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए आपने दिए। अगर इनकेस ऐसा होता है कि आगे चल के आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पे, तो जो शेयर्स की प्राइस है वो ड्रॉप होगी। लेकिन जो पर्टिकुलर जो आप किसी ने बेचा हुआ है जिसको शेयर, जहां से भी मतलब एक हाथ में तो रहता नहीं, एक से दूसरे हाथ में जाएगा, दूसरे से तीसरे हाथ में जाएगा, तीसरे से चौथे हाथ में जाएगा, ऐसे जाते रहेगा वो। और जहां पर भी एंड में वो रहेगा, जो भी प्राइस रहेगी उसकी, उस प्राइस के ऊपर कंपनी बायबैक करती है, जब उसको प्राइवेट करनी कंपनी, तब तक नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे, तो जो पैसा है लोगों का, वो पैसा भी बढ़ते जाएगा शेयर मार्केट के प्राइस के हिसाब से। और कहीं ना कहीं पे जो लॉन्ग टर्म डेप्थ भी है उनको मिल जाता है, लॉन्ग टर्म एक पैसा उनको मिल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? सिक्योरिटीज ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इश्यूअर टू रेज मनी फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट अ शॉर्ट टर्म, ओके, वाइल प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू एग्जिट। अब ये देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्यों बोल दिया इन्होंने, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू एग्जिट। तो मुझे शेयर बेचना था पर कंपनी ले नहीं रही थी मुझसे, बट स्टिल मैंने उस शेयर को बेचा। किसको बेचा? मेरे दोस्त को। तो मेरा एग्जिट मुझे मिल गया, और मेरा दोस्त भी जब चाहे वो एग्जिट कर सकता है, जब उसका मन होगा वो एग्जिट करेगा। समझ में आ गई? तो इस सेंटेंस का मतलब ये था। सिक्योरिटीज then security markets brings together a large number of buyers and sellers. सिक्योरिटी मार्केट, अब सिक्योरिटीज तो आपने समझ ली क्या थी। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या है? मार्केट मतलब कि बहुत सारे बायर्स आएंगे, बहुत सारे सेलर्स आएंगे। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि मैंने मेरे दोस्त को बेच दिया, अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स भी आ जाएंगे। तो बहुत सारे बायर्स आ गए और सेलर्स भी आ गए, तो जो एक दूसरे को बेचना चाहे वो यहाँ पे ही बेच सकते हैं, एक ही जगह पे। ढूंढने की, मुझे मेरे दोस्त को बेचने की जरूरत नहीं, मैं मार्केट में बेच सकता हूँ अपने प्राइस पे, जो मुझे लगेगा वो। तो सिक्योरिटी मार्केट्स ब्रिंग टुगेदर, सिक्योरिटी मार्केट मतलब कि एक तरफ से एक जैसा एक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट के बीड, बायर्स के सेलर्स के बीड लगे होते हैं। तो कभी सेलर्स बेचते हैं, कभी बायर्स बेचते हैं, राइट। तो उन दोनों का अगर लेवल एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि यार मुझे 53 पे बेचना है, और किसी को लगता है कि 53 यार सस्ता प्राइस है, मुझे उस पर खरीदना है, तो हम दोनों का अगर व्यू मैच होता है, या फिर हम दोनों का जो बीड और आस्क मैच होता है एक दूसरे के साथ में, मार्केट डेप्थ आपने देखा होगा, अगर मैच होता है एक दूसरे के साथ में,
तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्राइस जो लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस है वो वहाँ पे आ जाएगी। LTP आपने देखा होगा, LTP स्टॉक के अंदर देखा है, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मैंने इसको ऑर्डर फ्लो में भी काफ़ी अच्छे से कवर अप किया है, तो वो आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका गोल NISM की एग्ज़ाम देना है तो उस केस में यही आपको देखना है, वहाँ पे नहीं जाना है अभी, या फिर मैं आगे चल के और कवर अप करूँगा उस चीज़ों को, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं। 10 इट क्रिएट्स लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी को मैं समझाता हूँ आपको फिर से एक बार अच्छे से, थोड़ा सा साइड में लेके, ठीक है। लिक्विडिटी को समझाना ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी, आप बोलेंगे कि जयेश भाई क्या आपने तो पहले 15-20 मिनट, कितना मिनट हो गया, 19 मिनट तो आपने खाली पहले पॉइंट पे दे दिए। यस, क्योंकि ज़रूरी है। देखो आप समझो क्या चीज़ है यही, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर ही हम लोग आगे देखने वाले हैं, और उसमें अगर आपको यही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जिनको पता है लिक्विडिटी मतलब क्या है वो लोग आगे बढ़ जाएं, स्किप कर दे, और जिनको नहीं पता है वो लोग देखो ध्यान से, ठीक है। और अगर आपको पता भी तो भी अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लिक्विडिटी मतलब कि देखो XYZ कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत लिक्विडिटी कम है, बहुत वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स के बायर्स और सेलर्स बहुत कम है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल, एक सेलर्स बहुत कम है, बहुत कम, हद से कम। तो आज मैंने सपोज ले लिया 53 के ऊपर, 53 रुपीज़ के ऊपर एक शेयर ले लिया, 100 क्वान्टिटी आज ले लिए, मुझे 3 दिन बाद में उसको बेचना है। आफ्टर 3 डेज मुझे उसको बेचना है, उसको मुझे सेल करना है। तो आज मैंने बाय किया था तो उसको एग्जिट करना है, मतलब मुझे सेल करना पड़ेगा, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एग्जिट करना मतलब अगर बाय किया है तो सेल करना, सेल किया है तो बाय करना, ठीक है। सेल शॉर्टिंग वगैरह आपको पता होगा, नहीं पता तो इट्स ओके, उसको भूल जाइए, अभी उस चीज़ के ऊपर हमें नहीं जाना है। 53 रुपीज़ से अब प्राइस आ गई है 54 रुपीज़, लेकिन मुझे बेचना है, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अगर मुझे बेचना है बट कोई खरीदने वाला नहीं है, जब 54 पे कोई खरीदने वाला आएगा तब प्राइस एग्जीक्यूट होगा, और तब प्राइस 53 से, अभी करंट प्राइस 53 चल रहा है, और सॉरी 54 चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं 54.50 पे बेचूं, मुझे लगता है कि 54.50 पे मैं बेच दूं, मैंने वहां पे डाल दिया बिड कि भाई 54.50 पे कोई लेना चाहता है तो ले लो मुझसे। अब अगर कोई वो ले लेगा अग्रेसिव होके, तो प्राइस तुरंत 54 से आ जाएगी 54.50, और वो नहीं लेगा तो पूरा दिन ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। मैं अगर आपको इसको दिखाऊं लिक्विडिटी, अब ये कैसे होता है कि सारे जो बायर्स हैं यहाँ पे, सारे जो बायर्स है वो आ जाते हैं लाइन में, सारे सेलर्स आ जाते हैं लाइन में, और बीच में एक प्राइस रहती है यहाँ पे जो कि LTP बोलते हैं उसको, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब LTP चल रही है 54, ठीक है, 54। अब यहाँ पे जो खरीदने वाले हैं वो दिखेंगे आपको 53.90, 53.80, 53 पॉइंट आपको दिख जाएगा, और जैसे कि 53.60 ऐसे दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में भीड़ रहेगी, ऐसे भी रहता है, यहाँ पे बीच में LTP रहता है, लेकिन वो दिखाते नहीं, दिखाते वक्त आपको खाली इतना ही बॉक्स दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा 54.20, 54.30, 54.60, 54.80, ये बढ़ते हुए जाएगा नीचे, कम होते हुए जाएगा नीचे। अब अगर ये जो 53 पॉइंट जो है, मतलब जो है जिद पकड़ के बैठा है कि मैं 53.90 पे ही खरीदूंगा, सस्ता ही खरीदूंगा, बट वो सोचता है कि यार कल को अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या करेंगे, तो वो तुरंत 54 कर देता है, 54.20 कर देता है यहाँ पे प्राइस, और इन दोनों का बिड मैच हो जाता है। इन दोनों का जैसे मैच होगा वैसे ही प्राइस हो जाएगी 54.20, बढ़ जाएगी प्राइस। अब अगर इसका उल्टा होता है यहाँ पे, इसका उल्टा होता है यहाँ पे, इसका उल्टा हो जाता है, अगर इसका अगर उल्टा हो गया तो उसके केस में अगर 54.20 से ये प्राइस घटा के 53.90 कर देता है तो प्राइस तुरंत नीचे गिर जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ। मेरे चैनल पे जाना है, इंट्राडे गिग्स नाम है, आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना है पहले तो, इसमें जाना है और आपको ऑर्डर फ्लो के जो वीडियोज़ हैं, ऑर्डर फ्लो के जो वीडियोज़ हैं
उसमें एक वीडियो मिलेगा आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। हिटिंग द बीड, हिटिंग द बीड, लिफ्टिंग द ऑफर, लिफ्टिंग द ऑफर, लिफ्टिंग द ऑफर, हिटिंग द बीड, ये आपको एक कंसेप्ट वाला एक वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। इसको देख के आओ तो आपको लिक्विडिटी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बताया। तो लिक्विडिटी मतलब क्या, ये जो ट्रांजैक्शन से जितना स्मूथ चलेगा, ये जो ट्रांजैक्शन जितना स्मूथ चलेगा उसको बोलेंगे लिक्विडिटी। मैं इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, तुरंत। जस्ट अ सेकंड, मुझे ओपेरा ओपन करने दीजिए, काइट ओपन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। एंड मैं यहाँ पे 2-3 स्क्रिप्ट्स डाल देता हूँ, जैसे कि एक मैं डाल दूंगा निफ्टी फ्यूचर डाल देंगे हम लोग एक, ठीक है। ये भी सिक्योरिटीज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो भी सिक्योरिटीज़ रहेंगे। एक रिलायंस डाल देते हैं हम लोग, रिलायंस डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। एक रिलायंस हम लोग डाल देंगे, और एक हम लोग ऐसा नॉन एफएनओ स्टॉक जैसे कि एक स्नोमैन इंडस्ट्री डाल देंगे। स्नोमैन इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। स्नोमैन बैन हो गया क्या, दिख क्यों नहीं रहा, डीलिस्ट कर दिया शायद से। डीलिस्टिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। डीलिस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे है, स्नोमैन भी है। देखो अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग चार्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट डेप्थ करके आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो मार्केट डेप्थ दिख रही है। अब यहाँ पे 3, मैं रिलायंस को इसको हटा देता हूँ, निफ्टी के फ्यूचर को, इसको रखता हूँ, खाली दोनों को रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, दोनों को रख रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं मार्केट डेप्थ इसको बड़ा करता हूँ। रिलायंस का देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको हिलते हुए दिखेगी, दिख रहा है आपको कंटिन्यूसली, यहाँ पे देखिए मूवमेंट दिख रही है, कंटिन्यूसली मूवमेंट दिख रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स कंटिन्यूसली प्राइस चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, देखो थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखो 23.35 कम होते जा रहा है। बीड लगी है यहाँ पे, कम होते जा रहा है। ऑफर लगे यहाँ पे, तो ऑफर देखो यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है नीचे, जैसे मैंने आपको बोला, राइट। एंड देखिए यहाँ पे दोनों प्राइस मैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये तब चेंज होगा जब इन दोनों के ऑफर यहाँ पे मैच होंगे एक दूसरे से, समझ रहे हैं। तो लिक्विडिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, राइट। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये रहा स्नोमैन इंडस्ट्री का। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई मूवमेंट, रिलायंस में कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा था, बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं। यहाँ पे पूरा दिन लोग ऐसे अकड़ में रहेंगे, यहाँ पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बोलेंगे मैं मेरे प्राइस पे से, अभी करंट प्राइस चल रहा है 71.05, ये बायर बोल रहा है मैं 71.05 पे लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन 71.05 पे कोई सेलर नहीं है, तो बेचने वाला नहीं है। अब जब कोई बेचने वाला आएगा तो ये बायर्स बाय करेंगे इसको, आपको समझ में आ रहा है। तो ये लिक्विडिटी का एक सॉलिड एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जो स्नोमैन में लिक्विडिटी बहुत कम है लेकिन रिलायंस में बहुत ज़्यादा है। सो ये आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अब ये लिक्विडिटी क्या शेयर मार्केट की ही रहती है क्या, या स्टॉक मार्केट में ही रहता है क्या लिक्विडिटी? नहीं। क्या लगता है आपको, स्टॉक मार्केट में ही रहता है लिक्विडिटी? नो। लिक्विडिटी फिर आपके जैसे कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे कि आपने, और आपको मालूम है सिक्योरिटीज़ में एक और चीज़ आती है, जो आप कोई प्लॉट ले रहे हैं या कोई आप घर ले रहे हैं, तो उसके घर के जो पेपर रहेंगे वो भी सिक्योरिटीज़ है, समझ रहे हैं। वो भी आपका एक घर के ऊपर ऑनरशिप डिफाइन करता है, राइट। तो जो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जो, एक सेकेंड, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे पहले। तो जो लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है वो, क्या मैं घर बेचने निकलूं तो तुरंत मुझे बिक जाएगा क्या? उसको मुझे 6-7 महीने कोई बायर ढूंढना पड़ेगा, राइट। 6-7 महीने लग जाएंगे। तो लिक्विडिटी जो है उस केस में, उस एसेट क्लास में बहुत कम है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी ये, ओके, सो सिक्योरिटी मार्केट, तो सिक्योरिटी मार्केट होता है बहुत सारे बायर्स को सेलर्स को लेके आता है, और दस इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों क्रिएट होती है समझ में आ गई आपको? लिक्विडिटी इसके लिए बहुत सारे बायर्स रहेंगे तो जल्दी जल्दी मार्केट में मूवमेंट होगा, प्राइस की अप एंड डाउन होगा, लिक्विडिटी रहेगी, प्रॉपर रहेगा। अगर कोई स्नोमैन जैसा स्टॉक है, वहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रही, बायर्स और सेलर्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी कम रहेगी। लो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लो लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाई लिक्विडिटी। ये चीज़ को याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन में मतलब आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, बट
एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको अब लिक्विडिटी के बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको बताऊँ, लिक्विडिटी के बारे में मुझे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जब मैंने RA की एग्जाम दी तो लिक्विडिटी के बारे में क्वेश्चन आया था, बट मुझे लगता नहीं कि वो इतना भी आएगा, ठीक है। सो लिक्विडिटी की डेफिनेशन भी इनफैक्ट यहाँ पे नहीं देखी, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पूरा बुक पढ़ के गया था मैं, स्टिल मुझे वो नहीं आया उसमें से कुछ भी, और कुछ और ही आ गया जो कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। स्टिल ओके, दिस मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज आइडियल सरप्लस। आइडियल सरप्लस मतलब क्या, जिनके पास में सेविंग्स बहुत पड़े हैं और जो आइडियल अमाउंट से या फिर बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, सरप्लस पड़ा हुआ है, वो अमाउंट जो है ज़्यादा पड़ा हुआ है, उन लोगों को हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम आइडियल सरप्लस। मतलब देखो, अब इसको भी समझाना पड़ेगा क्या, मुझे लगता नहीं है। आइडियल सरप्लस मतलब कि आप आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, तो आपके पास में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो आपने FD में डाल रखे थे, ठीक है, बट आपको वो इक्विटी में डालने हैं, तो आपने क्या कर दिया, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि एक कंपनी को चले गए, वो कंपनी को चले गए। अब आपके पास में क्या था, ये सरप्लस पड़ा हुआ था, ठीक है, और जो कंपनी थी उसके पास में क्या था, ऑन अदर हु हैव प्रोडक्टिव नीड फॉर देम। तो जो दूसरी कंपनी थी उसको प्रोडक्टिव नीड थी, उसको प्रोडक्शन करना, कुछ प्रोडक्टिव करना था उसके इसमें कंपनी में, इसके लिए उसके पास में फंड नहीं था। तो यहाँ पे ये लिखा है द मार्केट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस जो हमारे पास में पैसा है, जिनके पास में आइडियल सरप्लस है, टू द हु हैव प्रोडक्टिव नीड ऑफ देम, जिनके पास, जिनको तो कंपनी को चले गया जिसको नीड थी प्रोडक्टिव नीड। सो स्टेट फॉर्मली सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्सेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। तो जो सेविंग होती है हमारी 3 लाख की, वो कन्वर्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटीज हमें राइट देता है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का। तो देखो वही है, कन्वर्सेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कन्वर्जन ऑफ, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा मुझे, वो दिख नहीं रहा है दूर से, कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक समझ लेना गाइस, क्योंकि इतना सारा डेटा पढ़ना है और इतना बड़ा चैप्टर कवर करना है, आपको इतना समझाना, और समझाते समझाते पढ़ना भी है, तो वो कहीं ना कहीं पे हैक्टिक हो जाता है, तो वो चीज़ को आप समझ लेना। देन अभी बढ़ते हैं आगे, ब्रॉडली स्टेटिंग फाइनेंशियल मार्केट। सब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल्स। एक होता है इन्वेस्टर, जो कि आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम लोग छोटा मोटा 10,000, 5,000, 50,000 इकट्ठा करके लाते हैं, मार्केट में डालते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, जो कि होते हैं बायर ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी के बायर्स होते हैं। दूसरे होते हैं बोरोवर्स, जो कि सेलर्स होते हैं सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी बेचते हैं और बोरो करते हैं मनी, इकट्ठा करते हैं मनी, लेके आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर मतलब प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा देने वाले। बोरोवर्स मतलब सीकर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा उनको चाहिए, सीक कर रहे हैं वो, ठीक है। देन इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज आप बोल सकते हैं इसको, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये लोग आते हैं, ब्रोकर्स होते हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं, ठीक है, बैंक्स या ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स कौन है? जीरोदा हो गया, अलाइस ब्लू हो गया, फिर आपका ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, सबके नाम लेता हूँ, मोतीलाल, शेर खान हो गए, इनके क्यों लेना ना, बुरा मान जाएंगे वो लोग। तो इन लोगों का भी जो है, ये लोग कौन होते हैं? ये इंटरमीडिएरीज होते हैं। ये इन पे किसका कंट्रोल होता है पूरी तरीके से? इन पे होता है रेगुलेटरी बॉडीज का कंट्रोल होता है। रेगुलेटरी बॉडीज कौन होती हैं? सेबी हो गई, ठीक है, आरबीआई हो गई, हालांकि आरबीआई आई गेस रेगुलेटरी बॉडीज, हाँ ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे सेबी रेगुलेट करता है, सेबी याद रखो आप, ठीक है। तो जो बहुत सारे इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का भी एक अलग से रेगुलेटरी होता है, पेंशन फंड का अलग रेगुलेटरी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं जो इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, इंटरमीडिएटरीज के ऊपर। और ये इंटरमीडिएटरीज जो होती हैं, जीरोदा, ब्रोकर्स, ये हमारे ऊपर कंट्रोल रखते हैं, या हम कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे चलता है ये, ठीक है। क्या इसका मतलब एक और बार मैं समझाऊंगा। देखो, इन्वेस्टर है, आप अपना पैसा डालते हो कहाँ पे? किसी स्टॉक के अंदर,
ठीक है, और वो स्टॉक के अंदर, पर ये जो आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, ये जो सिक्योरिटीज़ या जो होती है किसके थ्रू आती हैं, ये आती है इशूअर या जो बोरोवर्स होते हैं उनके तरफ से, ठीक है। आप क्या करते हो, फंड देते हो इन स्टॉक को खरीदने के लिए, बट ये जो स्टॉक होते हैं कहाँ पे आप रखते हो, इनको कहाँ मैनेज करते हो, जो ब्रोकर्स हैं उसके अंदर, ब्रोकर्स के अकाउंट के अंदर रखते हो आप, जो होते हैं इंटरमीडियरीज। और ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है, सेबी हो गई या फिर और भी चीज़ें हो गई, इंश्योरेंस या बहुत सारे अलग अलग हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इस तरीके से चलता है पूरा सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया, होप आपको समझ में आ गया। कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ अगर इनकम्प्लीट लगता है, आपको लगता है कि नहीं जयेश भाई आप गलत बोल रहे हो, हम सही हैं, बताओ, मुझे भी सीखने दो आपसे, ठीक है। मैं अकेला नहीं सिखाऊंगा आपको, आपको भी सिखाना पड़ेगा मुझे। सो अगर कुछ गलत है तो बताओ मुझे, है ना। तो यस, कमेंट में बताना याद से, ठीक है, गलतियाँ मत ढूंढते बैठ जाना आप। हाँ ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। द टर्म सिक्योरिटीज हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझो आप। ये वाली जो लाइन है, सिक्योरिटीज़ जो है कहाँ डिफाइन करी गई हैं, सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी कहाँ डिफाइन की है, उसमें नीचे होगा 2H ऑफ रेगुलेशन, RA रेगुलेशन, फिर और भी ऑप्शन दिए होंगे, और उसमें से एक ऑप्शन होगा 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें से आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ये याद रखना, आएगा एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। ये लाइन को आप पढ़ लो। और एक और चीज़, यहाँ पे ईयर भी देख लो, कभी कभी ईयर भी घपला हो जाता है, ऊपर नीचे होता है। तो 1956 SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। अब ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, देखो, बट स्टिल बता देता हूँ। शेयर्स हो गए, मैंने आपको बता दिया, स्क्रिप्ट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए। बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है कि बॉन्ड में क्या होता है कि, हालांकि इसके बारे में सीखेंगे, एक टाइम होती है, मैच्योरिटी डेट होती है कि भाई 1 साल से लेके 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक आपको इसको होल्ड करना है। एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी आता है इसके अंदर, ठीक है। और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर दिया जाता है कि 7% से हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड आपने खरीदा अगर, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। तो शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। डिबेंचर भी सेम चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। इसके ऊपर अलग से एक पॉइंट है, सो डोंट वरी। देन लाइक नेचर, क्या है, सिक्योरिटीज़ ऑफ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और पुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। पुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब क्या होता है, वही जो बताता हूँ मैं, इसके बारे में भी है एक्चुअल में। पुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब क्या यार, कि लोग अपना पैसा पुल करते हैं इसके अंदर, तो म्यूचुअल फंड जैसे वगैरह एग्जांपल आ गए इसके अंदर बहुत। डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में आगे भी रहेगा, आई गेस वो 3rd या 4th चैप्टर में शायद से, या इसी चैप्टर में है शायद एंड में। फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मैं एक अगर समझा दूँ, डेरिवेटिव समझा दूँ अगर, कि आपको अगर स्टॉक की प्राइस चल रही है 250 रुपये, लेकिन 250 रुपये आपके पास में नहीं है, तो आपको एक उसका ऑप्शन मिल जाता है 50 रुपये पे, सेम क्वांटिटी पे। तो आपको कम पैसा डालना पड़ता है, पर रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है और नुकसान भी उतना बड़ा होता है, तो रिस्की होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये याद रखना है। बट डेरिवेटिव्स भी एक कहीं ना कहीं पे, जो लोग स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग नहीं है उनके लिए तो मुझे आपको पता ही है कि मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए आप कि और क्या क्या है, देखो बहुत सारे, इसके अलावा भी देखो ETC लिखा है यहाँ पे, इसके अलावा भी और हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी सब कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल जितने भी हम लोग बता रहे हैं। यूनिट्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा इकट्ठा किया लोगों से, एंड उसके बाद में उसके ऊपर ट्रेड किया, कुछ भी किया, और उसका रिटर्न जो है इन्वेस्टर को वापस दे दिया, ठीक है। देन स्कीम, उसके यूनिट्स मिलना, तो म्यूचुअल फंड के भी देखिए आप यूनिट मिलते हैं, म्यूचुअल फंड के भी यूनिट्स मिलते हैं, उस यूनिट की जो प्राइस होती है वो NAV होती है, ठीक है, क्लियर है। उस जो म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है वो NAV होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या है। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, ठीक है, डिफाइन अंडर द क्लॉज, ये नहीं पता मुझे क्या है, ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड
इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी एसेट, ये देखो ये इतना ज़रूरी नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस पर क्वेश्चन भी आएगा आपको, बट याद रखो कि भाई ऐसा कुछ सिक्योरिटी में है। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द इन्वेस्टर अंडर द म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड होता है, देखो यहाँ पे अभी बताया म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पेंशन फंड एंड ऑल, ये सब चीज़ें, ये भी सारे सिक्योरिटीज़ में आते हैं। तो इनके तरफ से जो यूनिट्स दिए हैं आपको, उस यूनिट का जो कागज दिया है वो भी एक तरीके से सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, क्लियर है। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वही बात होगी जो बता रखा है ऊपर। इन्वेस्टमेंट जो पुल व्हीकल्स हैं, जो पैसा लेके इकट्ठा करके और उसके बाद में उससे जो है आगे चल के जो है रिटर्न जनरेट करते हैं, और वापस वो पैसा जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर जो है उनको बांट देते हैं, और खुद का एक्सपेंस रेशो और जो भी सैलरीज वगैरह है वो निकाल लेते हैं। तो जो अच्छे जो होते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे हर एक चीज़ वर्क करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी इसमें ही आती हैं। ठीक है, द इन्वेस्टर इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट हैव वाइड चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न एक्सपेंडिचर। ब्रॉडली द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज एज इक्विटी, डेप्थ एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। यहाँ पे नीचे है भी दे रखे हैं इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट द इन्वेस्टर हैव वाइड चॉइस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क एक्सपेक्टेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो अब जैसे कि ये क्या है, इस लाइन का मतलब रिस्क एपेटाइट मतलब क्या है। अगर मैं चाहूँ, मुझे लगता है मुझे कम रिस्क लेना है, कम पैसा, मतलब पैसा मेरा जाए नहीं, तो मैं उसको एफडी कर दूंगा, राइट। लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन जो रिस्क है वो मार देगा मुझे। ठीक है, तो एफडी नहीं, तो मैं थोड़ा सा रिस्क और उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, मुझे 12-14% मिलेगा फिक्स, हालांकि ज़्यादा मिल जाता है कभी कभी तो 40 तक जाता है, लेकिन वो एक जो है भ्रम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 12 से 14% एक सेफ मान के चलते हैं हम लोग। तो 12 से 14% के एक्सपेक्टेशन से मैं अगर डालता हूँ तो वहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न मुझे अच्छा मिल रहा है। बट मुझे अगर रिटर्न भी जो है यहाँ पे कम ही है, इतना भी ज़्यादा नहीं, राइट। बट अगर मुझे ये रिटर्न को बढ़ाना है, रिटर्न अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे रिस्क भी बढ़ानी पड़ेगी, रिस्क भी जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में मैं इसको पैसे को डाल दूंगा कहाँ पे, इक्विटी या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, शेयर मार्केट में। तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा 20 से 25% का रिटर्न फिक्स, या फिक्स तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे भी फिक्स नहीं बोल सकते, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। देखो यहाँ पे रिस्क जितना बढ़ते जाएगा और मुझे और रिस्क बढ़ाना है तो मुझे चाहिए 100 से 200% का रिटर्न, तो मैं वही पैसा डाल दूंगा इक्विटी डेरिवेटिव्स में। तो वहां पे रिस्क बहुत हाई हो जाएगा और रिटर्न भी बहुत हाई हो जाएगा, राइट। रिटर्न बहुत है, मुझे और रिस्क बढ़ाना है, मुझे 2000% चाहिए, 3000% चाहिए, तो मैं डाल दूंगा पैसा क्रिप्टो में, इलोन मस्क की सुन के। ठीक है, फिर वहां पे रिस्क और हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और उसी के बदले रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बट एक चीज़ समझो, जहाँ पे रिस्क हाई है, रिटर्न हाई है, वहाँ पे लॉस भी हाई है। क्लियर है, जहाँ पे रिस्क और रिटर्न कम है वहाँ पे लॉस भी कम है। तो एफडी में रिस्क कम है, रिटर्न कम है, तो वहाँ पे लॉस भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिस्क रिटर्न दोनों भी कम है, तो वहाँ पे लॉस भी कम है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग बात पे। तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से जो इन्वेस्टर है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे अपना पैसा डाल सकता है, इतनी उसको चॉइस मिलती है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, राइट। एंड प्रोडक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी में हम लोग अभी एक एक चीज़, एक एक जो स्क्रिप्ट है वो समझेंगे, या फिर सिक्योरिटीज़ हैं वो समझेंगे अच्छे से, और वो कहाँ कौन उसको इशू करता है, कौन उसमें इन्वेस्टर कौन होता है, और मीडियम कौन होता है, रेगुलर। अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। एंड इक्विटी शेयर्स पहला है। देखो पहले तो मैं एक लाइन ये भी पढ़ लूँगा, क्या लिखा हुआ है। देयर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द मार्केट, ईच विद द डिस्टिंक्ट रिस्क एंड
रिटर्न मैंने आपको बताया कि हर एक जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके अलग अलग रिस्क हैं, अलग अलग उससे आपको रिटर्न्स भी आएंगे। एंड वी शॉल एक्सप्लोर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे नहीं हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब भी सिक्योरिटीज समझ लो आप, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे आगे। तो इक्विटी शेयर्स पहला है, इक्विटी शेयर्स। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो इक्विटी शेयर्स तो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। इक्विटी शेयर्स देखो, एक बताओ, एक मिनट, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज इक्वल्स टू नेटवर्थ ऑफ कंपनी। क्या कंपनी? नेटवर्थ मतलब पता है क्या? नेटवर्थ मतलब कि टोटल जो एसेट है माइनस लायबिलिटीज। मतलब आज के दिन कंपनी की क्या नेटवर्थ है, जो टोटल कंपनी के पास में जितने भी एसेट, एसेट मतलब क्या कि टोटल जो कंपनी में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें पैसा दे रही हैं, जैसे कि ज़मीन हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, जो भी, उसमें से लायबिलिटीज़ अगर हम लोग हटा दें, लोन्स हमारा या फिर जो सपोज है हटा दें, तो वो नेटवर्थ होता है। तो इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़, राइट। मतलब कि अगर कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है, सब मिला के जो एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो टोटल मिला के आते हैं 33 लाख। उसमें से 22 लाख हम लोग अगर हटा दें लायबिलिटीज़ का, तो जो बचेगा वो इक्विटी होगा। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया। अभी इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या है कि इस तरीके से इक्विटी डिफाइन होती है। अब इसके लिए इक्विटी इक्विटी बोलते हैं, नहीं तो उसको शेयर्स ही बोलते हैं ना, राइट। इक्विटी बोल रहे हैं उसको, इक्विटी शेयर्स कंपनी के जो एसेट मैन लायबिलिटीज वगैरह, उसके हिसाब से आगे मैं पूरा हिसाब आपको समझाऊंगा, चिट्ठा समझाऊंगा पूरा, डोंट वरी। तो ये जो इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा या इशूअर के द्वारा, जिनको, या फिर बोरोवर्स, जो मनी, जो पैसा बोरो करना चाहते हैं या पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं इशूअर्स, ठीक है। इन्वेस्टर कौन है? इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, रिटेल इन्वेस्टर, ओके। HNI मतलब हाई नेटवर्थ, जिनकी शायद से HNI की डेफिनेशन आएगी से 4 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर है, जो लोग हैं वो लोग HNI में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ओके। और हम लोग जैसे 10-15 हज़ार वाले, वो रिटेल में आ जाते हैं। हम लोग मतलब आप और मैं, जो कम छोटे ट्रेडर्स हैं। हालांकि मतलब मैं भी बड़े लेवल पे कभी कभी इन्वेस्ट करता हूँ, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट, जो पैसे डालते हैं 10,000 20,000 रुपये, वो लोग कहीं ना कहीं पे रिटेल में आते हैं, ओके। और मैं भी खुद को रिटेल में ही मानता हूँ। इंस्टीट्यूशनल्स लाइक FPI, FII, DI। तो जो इन्वेस्टर्स कौन कौन है इसके अंदर? एक तो FPI, FII, तो ये इनके लॉन्ग फॉर्म्स आगे रहेंगे, मैं बताऊंगा आपको। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन DI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये जो भी अभी है फॉर्म, एक एक चीज़ हमें समझ नहीं आगे, डोंट वरी। ये आपको कीवर्ड्स अभी समझ में नहीं आएंगे, तो इसको थोड़ा सा ठंडा रखो कि वापस से एक बार पढ़ लेना लगे तो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। देन मीडियम क्या है इसका? एक तो कंपनीज डायरेक्टली शेयर्स दे देंगी, इक्विटी शेयर्स को डायरेक्टली दे देंगी, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है, स्टॉक तो पता है आपको, शेयर मार्केट, शेयर एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करवाने वाले। तो कौन है ये स्टॉक एक्सचेंज? PSE है, NSE है, राइट। ये जो है NSE, BSE का नाम सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। नेशनल ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज करवाते हैं। अगर मैंने बाय किया है 100 रुपये पे, और मुझे बेचना है 120 पे, तो मुझे नहीं पता मैं किसको बेचूंगा। एक्सचेंज का काम है वो 100 रुपये मेरे हाथ से, 100 रुपये का जो शेयर है मेरे हाथ से लेना, 120 वाले को देना, 120 वाले के हाथ से पैसे लेके मुझे 120 देना। तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्सचेंज ने मुझे लाके दिए 120 रुपये, मैंने खरीदा था 100 रुपये पे। पर एक्सचेंज तब दे पाएगा जब वहाँ पे कोई बेचने वाला है भी। तो एक्सचेंज का काम है एक्सचेंज करवाना क्वांटिटीज़ को। समझ में आ रहा है? बायर्स और सेलर्स के बीच में क्वांटिटी को जो है कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज करवाना, ये एक्सचेंज का काम है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस। तो स्टॉक एक्सचेंज
समझ में आ गया। अभी मैं इतने बेसिक पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं ये बताऊंगा नहीं, ये बार बार वर्ड्स आने वाले हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो लोग सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो ये पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। रेगुलेटर कौन है? सेबी रेगुलेटर्स, रेगुलेटर अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनी एक्ट के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो, और सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। तो अभी एग्जाम में आपको आ जाएगा, इक्विटी शेयर इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड रेगुलेटर अंडर द कंपनीज एक्ट, ये आपको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, राइट, ओनरशिप ऑफ द बिजनेस वेंचर। इक्विटी शेयर होल्डर कलेक्टिवली ओन द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स थे वो एक कलेक्टिवली, बहुत सारे शेयर होल्डर्स अलग अलग, आपके पास में 5% है, मेरे पास में 10% है, ऐसे करते करते जितने भी हैं टोटल मिला के एक कंपनी को होल्ड करते हैं। दे बियर अ रिस्क एंड एंजॉय द रिवॉर्ड्स, ओके। तो जो रिस्क होता है, अगर कंपनी कल को डूब गई तो जो पैसा है वो हमारा जो 3 लाख 4 लाख जो रुपए लगा रखा है इक्विटी शेयर्स में, वो डूब के जीरो हो जाएगा। लेकिन तो जो रिस्क है हम लोग बेयर करते हैं उस चीज़ का, तो हमें वो, अगर कल को कंपनी बहुत ऊंचाइयों पे जाती है, नाम रोशन करती है हमारा, तो उस टाइम पे जो है रिवॉर्ड जो है हमें एंजॉय करने मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी की प्राइस हमने 50 रुपये पे शेयर खरीदा था वो कल को मिलेगा 250 रुपये पे, तो जो रिटर्न है वो इंटू 500% हो जाएगा, राइट, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, 500% रिटर्न हो जाएगा उसके अंदर। तो वो हमें रिटर्न देगा, जो नॉर्मल ये जो इतना रिटर्न है हमें एफडी से नहीं मिलेगा। तो हमने इसके लिए पैसा डाला था इक्विटी में, वहाँ पे हमें रिस्क लेना पड़ा ज़्यादा, और इसी वजह से हमें रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो चांसेस है कि यहाँ पे नुकसान भी होगा, रिवॉर्ड ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है डिवेंचर, बॉन्ड्स और नोट्स। डिवेंचर, बॉन्ड्स और नोट्स तीनों भी लगभग सेम चीज़ें हैं। डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सेम चीज़ है, एक कंपनी है, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, डेप्ट, उसको लोन लेना है, ठीक है, तो वो बॉन्ड इशू कर देगी। फेस वैल्यू होगा एक बॉन्ड का, जैसे 1000 रुपये का है, ठीक है। अगर आप उसमें 1 लाख डालेंगे, 1 लाख डालेंगे उसके अंदर, तो आपको यहाँ पे 100 जो है बॉन्ड्स मिल जाएंगे। उस बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपये है यहाँ पे, उसके ऊपर आपको बता रखा है कि 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है, 7% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अभी 7%, 1 लाख आपने डाल रखा है, 1 लाख के हिसाब से 7% जो रहेगा 7,000 रुपये जो है आपको 7% के हिसाब से हर साल मिलेंगे। अगर आपने उस बॉन्ड को खरीदा है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो 5 मैच्योरिटी तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 5 इंटू 5 ईयर्स के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक नहीं, बीच में कहीं पे एग्जिट कर देते हैं, तो जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहेगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये आगे रहेगा, रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करने, ये आगे सम्स में रहेंगे, आगे चल के टर्मिनोलॉजीज में रहेगा। अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको समझ में आ रही कंसेप्ट क्या है, राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, चलो मैं आपको एक बॉन्ड का, जैसे मैंने इक्विटी शेयर का और लिक्विडिटी का एग्जाम्पल दिखाया, मेरा हक बनता है कि मैं आपको जो है बॉन्ड्स का भी एग्जाम्पल दिखाऊँ एक। तो हम सर्च करेंगे बॉन्ड्स इंडिया, सर्च कर लेंगे बॉन्ड्स इन इंडिया, दोनों भी वर्ड्स गलत सर्च के, बॉन्ड्स इंडिया सब कुछ सर्च कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, बॉन्ड्स इंडिया सर्च कर लेते हैं, कुछ इंडिया में बॉन्ड्स, इंडियन बॉन्ड्स वगैरह ऐसे करके। देखो ये वेबसाइट एक वेबसाइट है जहाँ पे बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग होती है मोस्टली। यहाँ पे हम लोग मेरे ईमेल से कंटिन्यू कर लेंगे। ईमेल देख के मेल मत कर देना, मैं मेल्स देखता नहीं हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे मेल्स आते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें बॉन्ड्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है जिसका देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है HDFC फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बॉन्ड है, उसका लिखा है रिटर्न। देखो एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट या रिटर्न होता है, इंटरेस्ट रिटर्न जो होता है उसी को हम लोग कूपन भी बोलते हैं।
याद रखना इसको, हमेशा आखिरी तक याद रखना इसको, इसके बहुत सारे इवन सम में भी आपको ये आएगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग अभी, तो यहाँ पे देखिए आप फिनेंशियल रिटर्न्स क्या दे रखा है 8.24%, ठीक है। मैच्योरिटी डेट क्या दे रखी है 22 दिसंबर 2033 तक, 2033 तक है, तो 10 साल के लिए आएगा से, राइट, 10 साल के लिए, यस 10 साल के लिए होगा। पे आउट ईयरली आपको मिलेगा। इसको मैं अगर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कैश फ्लो भी दिख रहा है कि कैश फ्लो क्या है, कहाँ गया कर सर, कैश फ्लो भी यहाँ पे दिखेगा कि हर साल मुझे कैसे मिलेगा। देखो क्या रिटर्न था यहाँ पे 10 लाख रुपए आपको, यूर इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख डालना ही है, 10,37,000 ये डालना ही है। अगर आप ये अगर डालते हैं उसमें आपको 10 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। कूपन क्या दे रखा है, देखो कूपन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैंने आपको बोला कूपन, कूपन लिखा हुआ है, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, तो 8.24 का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, राइट। और मैच्योरिटी 2033 तक है, 2033 तक है। यहाँ पे कैश फ्लो दे रखा है कि अगर मैं 10,37,000 डालता हूँ तो हर साल मुझे 84,000 रुपये मिलते जाएंगे, देखो मिल रहे हैं। और 2033 में, और फिर जो आपकी फेस वैल्यू है जो 10 लाख की फेस वैल्यू मैंने बोला था अभी आपको वर्ड, वो भी देखो फेस वैल्यू है वो आपको वापस मिलेगा। तो टोटल जो आप अर्न करेंगे वो 8,40,000 का इंटरेस्ट अर्न करेंगे। टोटल जो रिटर्न आएगा, टोटल जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 18,40,000 आपको वापस मिलेंगे। 10 लाख डाल के 18,40,000, जिसमें से 8,40,000 आपने इंटरेस्ट अर्न किया कितने 10 सालों में। समझ में आ गई बात, सिंपल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग, देखो हाँ, इशूड बाय कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कर सकते हैं, एसपीवीज कर सकते हैं। याद रखना इसको, इसमें ऑप्शन आ जाएगा स्पेशल पर्पस। यहाँ पे जो ऊपर है ना, इसमें कोई स्पेशल पर्पस नहीं, इक्विटी में स्पेशल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन में आपको ये आ जाएगा, तो ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इसको याद रखना। इन्वेस्टर कौन है, इंस्टीट्यूशनल या फिर इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशनल से जिसमें एफआईआई एफपीआई वगैरह सभी लोग आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ते आगे, देखो ये आप पढ़ लो अभी खुद से। रेगुलेटर वही है आरबीआई। आरबीआई क्यों है यहाँ पे, आरबीआई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का सीन है, समझ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ये क्लियर हो जाएगा। ये लगे तो सेशन आप फिर से बाद में देखना। आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड्स के भी। अभी आप लोग देखेंगे बॉन्ड्स के अंदर, आगे बॉन्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया मैंने। सेबी जो है रेगुलेट करती है, रेगुलेटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, कि जो कंपनीज बॉन्ड इशू करे तो कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेटर्स है वो भी इसको करेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया, ये सेम ऑलमोस्ट सबको सेम ही रहता है, तो आपको समझ लेना है। सेबी तो कॉमन है सब में, तो सेबी सब कुछ संभालती, सब कुछ रेगुलेट करती है, ठीक है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, नोट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्थ। लॉन्ग टर्म एक जो है डेप्थ जो होता है वो प्रोवाइड करती है डिबेंचर, बॉन्ड्स और नोट्स। अभी हमने जस्ट अभी देखा 10 साल के लिए लोन वो मांग रहे थे हमसे, 10,37,000 रुपये मांग रहे थे, उसके बदले वो 84,000 रुपये हमें हर साल का देने वाले थे 8.4% के हिसाब से। डिबेंचर्स आर दी आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मुझे क्वेश्चन आया था, बट बॉन्ड्स में आया था, बॉन्ड्स आर आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, याद रखना है। तो ये दोनों होते हैं, सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, ठीक है। कोलेटरल बॉन्ड से बैकबोन होते हैं इन नेचर, ठीक है। देर आर वेराइटी ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स सच एज अ फुल्ली कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल मतलब कि जो बॉन्ड्स हमने दिए हैं कंपनी ने, सपोज रिलायंस को पैसा चाहिए था, तो रिलायंस ने बॉन्ड्स बनाए 8.4% से, ठीक है। अभी हमने HDFC का देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे रिलायंस का देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 8.4% से कल को बॉन्ड का पैसा वापस नहीं दे पाती, जो आपके 10 लाख रुपए आपने डाले, 10,37,000 जो हमने देखे अभी वो डाले थे, वो अगर कंपनी वापस नहीं दे पाती या फिर कुछ इश्यू करती है, तो उस केस में आप फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो रिलायंस के शेयर में, रिलायंस के इक्विटी शेयर में। तो बॉन्ड से इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो जाएगा और फिर आप वो इक्विटी शेयर बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो। तो जो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं इनकी डिमांड भी हाई होती है, ये इसमें इंटरेस्ट भी कम देते हैं। देखो फीचर दे रहे हैं तो इंटरेस्ट कम देंगे, इंटरेस्ट कंपनी को चुकाना है हमारा, राइट। तो फुल्ली कन्वर्टेबल जो होता है उसको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा, और पार्शली कन्वर्टेबल मतलब कि आधे हो जाएंगे और आधे नहीं होंगे,
तो जो ऐसे पार्शली कन्वर्टेबल होते हैं ना, तो उसमें आपको पहले ही जो है परसेंटेज बता देना पड़ता है कि 20% जो है कन्वर्ट हो जाएंगे और 30% नहीं होंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो जब भी आप कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का देखते हो तो वहाँ पे ये परसेंटेज अगर वो पार्शली कन्वर्टेबल है तो वो होगा, यहाँ पे लिखा होगा 20% हो जाएगा, 30% बाकी जो 80% है वो नहीं हो पाएगा, या 30% हो जाएगा, 70% नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, बॉन्ड के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आया अभी तक, यहाँ तक, ठीक है। एक सेकेंड, यस। सो अभी यहाँ पे टाइप्स है बॉन्ड के, जो जल्दी से देख लेते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल मैंने आपको बता दिया, फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी, जो कंपनी ने इशू किया है बॉन्ड उसी के होंगे, ऐसा नहीं कुछ और में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द कन्वर्जन आर स्पेसिफाइड, जो टर्म्स है अगर वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए सारी टर्म्स, कि भाई क्या क्या कब कब कितना परसेंट कन्वर्ट होगा। फुल्ली कन्वर्टेबल है तो इसमें 100% जो है हो जाएगा। अब ये फुल्ली कन्वर्टेबल में भी ऑप्शनली होगा, ऑप्शनली आपको करना है नहीं करना है, या करना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती, ये भी चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। तो वो लिखी भी होनी चाहिए उसके अंदर। पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं कि पार्शली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी अंडर द स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन एज अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ द इशू इटसेल्फ। ओके, जब इशू करोगे आप तो उसी टाइम पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और आपको बात कर लेना है उससे। द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ दिस डिबेंचर इज रिडीमेबल, रिडीम्ड एज हैपन इन द वेनिला डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल मतलब प्योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अभी इसको प्योर देखो, ऐसा आएगा आपको स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या करना पड़ेगा? ट्रू एंड फॉल्स में आपको स्टेट कि वहां पे लिखा होगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नोन एज क्या? प्योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, डेप्थ। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर आल्सो नोन एज प्योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका ट्रू आएगा। अब क्यों आएगा ये ट्रू? देखो, नॉन कन्वर्टेबल है मतलब क्या है? देखो, बॉन्ड मतलब क्या? डेप्थ है, राइट। इसको जब हम लोग कन्वर्टेबल का ऑप्शन देते तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर इसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि वो हमेशा डेप्ट ही रहेगा, वो इक्विटी में कभी शिफ्ट होगा ही नहीं। तो इसके लिए उस बॉन्ड को नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड आर आल्सो नोन एज द प्योर डेप्ट, मतलब प्योर डेप्ट वो डेप्ट ही है पूरा, उसमें कोई भी इक्विटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर पेएबल एंड रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी। जो भी मैच्योरिटी डेट दे रखी है 10 साल की, 20 साल की, जो भी, उसके ऊपर आपको वो रिडीमेबल हो जाएगा, वो तभी मैच्योर हो जाएगा। आपको समझना है, अगर कन्वर्टेबल है तो आप बीच में कन्वर्ट कर सकते हो या बेच सकते हो, बट कन्वर्टेबल नहीं है तो उस केस में आपको मैच्योरिटी डेट पे उसको बेचना है। ओके, सो फर्दर शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू रेज डेप्थ फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ओके, सॉरी। शॉर्ट टर्म जो डेप्थ होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेप्थ जो बोला जाता है जब भी वर्ड आएगा तो देखो, शॉर्ट टर्म, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो डेप्थ होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है, तो ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है कैसे मालूम चलेगा? अगर ये ग्रेटर देन है 1 ईयर से, सॉरी, अगर ये शॉर्ट टर्म अगर ग्रेटर लेस देन है 1 ईयर से, डेप्थ देखो, शॉर्ट टर्म डेप्थ is less than 1 year, then it's a short term debt। और अगर greater than है, डेप्ट अगर लॉन्ग है, मतलब 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का, तो 1 ईयर से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ गई चीज़ें आपको एकदम? आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, एंड ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, एंड आपको अच्छा भी लग रहा है समझ के। ओके, सो अभी जो है आगे बढ़ते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड की तरफ। नाम में ही लिखा हुआ है, देखिए मुझे कॉल आ रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। नाम में ही लिखा है, देखो सिंपल है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड्स हैं
जो पहले हमारे इंडिया में हम लोग आते हैं, कंपनीज लाती हैं, वो अगर इंडियन करेंसी में है, आईएनआर में है, ठीक है, आईएनआर में है, इस तरीके से होता है, आईएनआर में है, तो वो हो गया, आईएनआर में है तो वो हो गया इंडियन वाली करेंसी बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं वो। लेकिन अगर जो बॉन्ड है वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, मतलब डॉलर्स में है, बाहर के किसी कंपनी डाले हैं या फिर डॉलर्स में है, तो वो हो गए फॉरेन करेंसी बॉन्ड, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, उसमें नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतना? देखो कौन करती है, कंपनीज ही करती है, गवर्नमेंट ही करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी देश के बाहर भी कर सकते हैं, राइट। इंस्टीट्यूशनल जो पैसा कौन डालता है, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल, मीडियम, मीडियम क्या है इसका, मीडियम यहाँ से डायरेक्ट इश्यूएंस बाय इशूअर और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से भी मिल जाता है अगर वो अवेलेबल हैं तो, ठीक है। रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स कौन है इसके, रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री ऑफ इशू। तो अभी जो रेगुलेटर यहाँ पे चेंज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये फॉरेन, देखो फॉरेन करेंसी बॉन्ड मतलब क्या, आप जाओगे, आपकी कंपनी है, जैसे टीसीएस है, टीसीएस जाके यूएसए में जाएगी और यूएस करेंसी के अंदर बॉन्ड इशू कर देगी। तो अब इसके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं या उसको जो रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेट जो करेगा वो इंडिया थोड़ी करेगी, वो कंट्री करेगी जो जहाँ पे वो इशू हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू, तो जहाँ पे वो जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ पे होगा ये। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड आर बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी इन द करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम करेंसी। तो जो टीसीएस थी, इसकी होम करेंसी क्या है, आईएनआर, लेकिन वो यूएस में जाके यूएस में कर रही है, तो उसके होम करेंसी से डिफरेंट करेंसी है, इसके लिए इसको फॉरेन करेंसी बॉन्ड बोलते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर इशूड बाय द कंपनी इन द करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख लेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने क्या कर दिया, यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दिए, तो है तो इंडियन कंपनी, ठीक है, इसकी होम करेंसी क्या है, आईएनआर है, लेकिन ये जाके इशू कर देता है यूएसडी में, यूएसडी में इशू कर देता है, तो ये हो गया फॉरेन करेंसी बॉन्ड। खत्म, सिंपल, बहुत इजी कंसेप्ट था, ठीक है। दिस कुड आल्सो हैव फीचर ऑफ कन्वर्जन इनटू द शेयर्स इफ नीडेड, ठीक है। तो अगर कल को ऐसा होता है कि पैसा नहीं चुका पाते तो उस टाइम पे भी ये कन्वर्टेबल रहते हैं, ठीक है। इसमें भी फिर फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियल जो भी रहेगा वो ऑलरेडी दे रखा है। बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द इशूअर टू इन्वेस्टर, कंपनीज इन इमर्जिंग मार्केट में प्रेफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी। क्यों यूएसडी में करती है, क्योंकि और करेंसी में क्यों नहीं करती, मैं बताता हूँ आपको। करेंसीज ऑफ द अदर इकोनॉमिक मैच्योर कंट्री, और या फिर किसी और मैच्योर कंट्री के करेंसी में करती हैं, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे उनको मिलता है। प्लस हाउएवर द बॉन्ड क्रिएट सिग्निफिकेंट करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है, देखो करेंसी रिस्क मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर $5,000 आपने इशू करे हैं बाहर से, ठीक है, आज उसकी प्राइस चल रही है 80 रुपये, ठीक है, लेकिन अब यही $5,000 आपको 10 साल बाद में देने हैं, बट उस डॉलर की $1 की प्राइस 80 रुपये चल रही है, ठीक है, बट वो 10 साल बाद में उस डॉलर की प्राइस हो जाएगी 86 रुपये। तो ये जो 6 रुपये का जो डिफरेंस है आपको ज़्यादा पे करना है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क, इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क। समझ में आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क। अभी करेंसी रिस्क कम होगा जब आप कोई एक अच्छी कंपनी जैसे यूएसडी करेंगे, तो यूएसडी एक स्ट्रॉन्ग जो है अच्छी कंट्री, तो वहाँ पे यूएसडी जो है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो उसका करेंसी भी अच्छा है, तो इसके लिए यूएसडी में करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, इसके लिए यूएसडी में जाते हैं। अगर आईएनआर में करने बोलेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा वीक करेंसी, डेप्रिशिएट करता है हमारा करेंसी, और फिर उस वजह से जो है कहीं ना कहीं पे जो इशूअर है उसको नुकसान होगा, इसलिए वो ये गलती नहीं करेगा, वो यूएसडी में या किसी और स्ट्रॉन्ग जो कंट्री जिसका इकोनॉमी अच्छा है उसमें वो जाके करेगा, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस एंड आपको समझ में आ रही हैं सब चीज़ें। अब एक्सटर्नल बॉन्ड और मसाला बॉन्ड, इस पर मुझे क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। हालांकि फॉरेन करेंसी के ऊपर भी आया था एंड इस पर भी आया था फॉरेन करेंसी। देखो फॉरेन करेंसी में क्या होता है, मैं एक बार आपको वापस समझा दूँ। फॉरेन करेंसी में क्या होता है, इंडियन कंपनी है,
इंडियन कंपनी है, वो जाती है बाहर के देश में और यूएस में जाके यूएसडी में बॉन्ड रिलीज कर देती है। तो ये हो गया फॉरेन करेंसी बॉन्ड, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी यूज करी जा रही है, ठीक है। बट अगर ये सेम इंडियन कंपनी अगर बाहर के देश में जाए और रैदर देन यूजिंग यूएसडी, अगर हम लोग हमारी खुद की या कोई और करेंसी, मतलब हम लोग जैसे यूएसडी की जगह पे ईयू और यूएसडी यूज कर लें या आईएनआर यूज कर लें या फिर और कोई करेंसी यूज कर ले XYZ, ठीक है, जो भी रहेगी, तो ये बोले जाएंगे एक्सटर्नल बॉन्ड। तो एक्सटर्नल बॉन्ड्स ये अभी आप पढ़ लेना, ये क्या है, ये तीनों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड्स ऑल्सो रेफर्स टू द यूरो बॉन्ड्स, ये याद रखना है, ये आता है एक्सटर्नल बॉन्ड्स को ही, एक्सटर्नल बॉन्ड को ही यूरो बॉन्ड्स बोला जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यूरो बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड का पहले डिफरेंस बता दो, तब आपको समझ में आएगा। अब अगर ये यूएसडी में यूएस में जाके हम लोग, यूएस कंट्री कौन सी है, यूएस, ठीक है, लेकिन जो करेंसी है वो डिफरेंट है इस करेंसी से, इसके करेंसी से, इसकी करेंसी है यूएसडी, बट जो हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं वो यूआरयूएसडी में कर रहे हैं, तो वो बोले जाएंगे एक्सटर्नल बॉन्ड या यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर वही एक्सटर्नल बॉन्ड, ये भी आईएनआर भी जो है ये एक्सटर्नल बॉन्ड ही है, यूरो बॉन्ड ही है, लेकिन इसको मसाला बॉन्ड बोलेंगे, मसाला बॉन्ड बोलेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड एज यूरो बॉन्ड्स इशूड इन द करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। तो कंपनी तो हमारी है इंडियन, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं कुवैत में बॉन्ड इशू करने, कुवैतियन लोगों से पैसा रेज करने के लिए, लेकिन हमने जो कुवैतियन करेंसी में नहीं करा, हमने करा उसको यूएसडी में। तो करेंसी जो है अलग हो गई, इसके लिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बॉन्ड या फिर यूरो बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन कंपनी जाके ये यूएसडी में की जगह पे इसको आईएनआर कर देती, तो ये हो जाता फिर मसाला बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अभी, फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी इशूड a US dollar dominated, okay, यहाँ पे currency that is different from the currency of the country in which it is issued. For example, if company issue a US dollar dominated, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, स्पेस आगे दे दिया यहाँ पे, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, if company issued US dollar dominated bonds in Kuwait, ठीक है, it would refer as a euro bond as the currency of the bond is USD which is different from the currency of the country which is कुवैतियन डाइनर या डिनर, कुछ तो प्रोनाउंसिएशन है, इससे डिफरेंट है। समझ में आ गया। एक्सटर्नल बॉन्ड, देखो अब यहाँ पे आता है, देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन आ सकता है मसाला बॉन्ड का आपको एग्जाम में। एक्सटर्नल बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, ओके, आर कॉल्ड मसाला बॉन्ड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो अगर एक्सटर्नल बॉन्ड है, अगर वो इंडियन रुपीज में डोमिनेट करता है तो मसाला बॉन्ड कहलाएगा। दिस बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड द इंडिया बट डोमिनेट, मुझे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था मसाला बॉन्ड का, तो द इंडियन, हाँ क्या था, एक्सटर्नल बॉन्ड दोज आर डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज रेफर्ड एज अ डैश डैश, मसाला बॉन्ड उसमें ऑप्शन था, ठीक है। दिस बॉन्ड्स आर इशूड आउट, ये भी लाइन आई थी उसके अंदर, दिस बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड द इंडिया बट डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, ये पूरा लाइन था इसके अंदर, ठीक है। और मसाला बॉन्ड यहाँ पे एक ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे नीचे ऑप्शंस दे रखे थे 3-4, उसमें फिर क्या था लिखा हुआ, एक्सटर्नल भी लिखा हुआ था उसमें, फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड भी लिखा हुआ था, और उसमें मसाला बॉन्ड भी लिखा हुआ था। तो मैंने मसाला बॉन्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसके लिए मैं आज आपके सामने ये कंसेप्ट समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया था। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझनी है और आपको कंप्लीट करना है। मसाला बॉन्ड्स वेयर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2014 इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन एंड वाज लिस्टेड इन द लंडन। मोस्टली ये बॉन्ड्स आईएनआर में, देखो बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि मसाला बॉन्ड्स इशूड हो रहे। क्यों? क्योंकि मसाला बॉन्ड्स इशूड इसके लिए होते हैं क्योंकि हमारी जो आईएनआर है
वो डेप्रिशिएटिंग एक ये है। अगर आप देखेंगे आईएनआर का प्राइस हमेशा गिरते रहता है। आपने देखा होगा जब से मेरा जन्म हुआ है तब से आपने सुना होगा पहले डॉलर 50 रुपये का मिलता था, फिर 80 रुपये का मिलता था, फिर जो है 60, फिर जो है सॉरी फिर 60 का मिलता था, फिर 85 रुपीज़ का मिलने लगा, फिर अभी अभी आई गेस 83 समथिंग कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से डॉलर का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, मतलब कि हमारे इंडियन जो करेंसी वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो इस चीज़ को समझना है ज़रूरी। तो जब भी आपको मैंने बताया कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था देखिए फॉरेन करेंसी में कि हमेशा जब करते हैं करेंसी दैट इज फ्रॉम क्या है, नहीं सॉरी तो हमेशा जो यूएसडी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनीज इमर्जिंग मार्केट, जो एक इमर्जिंग मार्केट होता है उसके अंदर जो कंपनीज होते हैं प्रिफेर करते हैं बॉन्ड्स को इशू करना यूएसडी में और करेंसीज ऑफ द अदर इकोनॉमिक मैच्योर्ड कंट्रीज जो होती हैं। तो एक तो वो यूएसडी में कर देंगी या फिर जो और कोई मैच्योर्ड कंट्री है इकोनॉमिकली, रशिया होगी या चाइना होगी, तो उनके करेंसी में वो बॉन्ड्स को इशू कर देंगे, समझ रहे। तो उससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन का जो रिस्क है वो उनके लिए कम हो जाएगा, तो करेंसी रिस्क कम हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी लिखा होगा करेंसी रिस्क जो है यहाँ पर भी है, राइट, जो मसाला बॉन्ड में भी, और करेंसी रिस्क यहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ पे करेंसी आएंगी वहाँ पे करेंसी रिस्क रहेगा, समझने वाली बात है, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, INR डेप्रिशिएट अगेंस्ट द करेंसी ऑफ द कंट्री इशूड, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर विल बी लेस इन द लोकल करेंसी टर्म्स, ओके। देन अब वारंट्स क्या है, वारंट्स मतलब कि पहले ही आपको एक कागज दे देना, उसमें लिखा हुआ होना कि भाई आपको इस टाइम पे इस प्राइस में शेयर मिल जाएगा। देखो वारंट्स आर ऑप्शन दैट एंटाइटल इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर कंपनी आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम एंड द प्रीडिटरमाइंड प्राइस। तो जैसे अगर आपको वारंट देती है कोई कंपनी XYZ कंपनी, उसका शेयर अभी 500 रुपये पे चल रहा है, बट आने वाले 10 साल बाद में वो बोलता है कि 10 साल बाद में आपको ये शेयर 450 पे हम लोग दे देंगे, भले उस टाइम पे प्राइस 1500 रुपये चल रही है या उस टाइम पे प्राइस 2000 रुपये चल रही है, लेकिन आपको 450 पे खरीदने को मिलेगा। आप 450 पे खरीद लेना और 2000 रुपये पे बेच देना हमारे से। तो जो ऊपर का जो 2000 रुपये प्राइस चला, 2000 माइनस 450 जो है, वो जो ऊपर का रहेगा वो हम पे करेंगे, कंपनी पे करेगी, उसको बोलते हैं वारंट्स। तो वारंट्स आर ऑप्शन दैट एंटाइटल्स इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर्स of the issuer company after the specified time before at the predetermined price and the specified time पे, ठीक है। only few companies in Indian securities have issued the warrants till now। तो अभी तक मोस्टली किसी ने warrants को इशू नहीं किया है। तो आई होप अभी तक के लिए आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होता है वो भी देख लेंगे हम लोग एक बार। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ ताकि कहीं लैग ना करे। ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा लिखने के बाद में ना ये लैग करने लग जाता है, तो बेटर कि हम लोग उसको पहले ही डिलीट करते हैं सब। सॉरी, एडिट नहीं करेंगे हम लोग इसको, डोंट वरी। सो इंडाइसिस पे आते हैं हम लोग। अभी मैं दिख रहा हूँ सही से, साइड में मेरा दिखना ज़रूरी है, राइट। तो अभी आते हैं इंडाइसिस पे। इंडाइसिस मतलब क्या, इंडाइसिस ही इंडेक्स है। मैं अगर आपको ऊपर ऊपर बता दूं कि निफ्टी 50 का नाम सुना है, या कभी आपने सेंसेक्स सुना होगा कि भाई मार्केट गिर गया, सेंसेक्स फॉल हो गया। जो लोग स्टॉक मार्केट में उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं हैं स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने कभी सुना होगा सेंसेक्स गिर गया 1000 पॉइंट नीचे। तो जो सेंसेक्स है वो है इंडेक्स और इंडाइसिस। अब समझ में, अब वो कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अभी सपोज हाँ ओके, यहाँ पे यस, आप स्टोरी सुनिए ध्यान से, खाली उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे इंडाइसिस क्या होता है, देखो निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स है या इंडाइसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप मतलब क्या, मार्केट कैप मतलब क्या, मार्केट कैप मतलब क्या वो बता देता हूँ मैं आपको। मार्केट कैप मतलब कि टोटल कंपनी की वैल्यू मानो आप,
उसको, लेकिन जो प्राइस होती है स्टॉक की, जो प्राइस होती है, जैसे अगर 300 रुपये चल रही है और जो कंपनी के टोटल शेयर जो उन्होंने इशू करे, जो टोटल शेयर्स है, मतलब जैसे 10 लाख शेयर्स हो गए, 10 लाख, हाँ 10 लाख जो है टोटल शेयर्स हो गए, तो ये जो 10 लाख जो शेयर्स रहेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से हम लोग, तो जो नीचे आंसर आएगा वो मार्केट कैप आएगा। ठीक है, वो नीचे मार्केट कैप आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको आएगा। अभी हालांकि इस सेशन में नहीं भी याद करेंगे, इसको आगे चल के करेंगे तो भी चलेगा, बट मार्केट कैप इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी। तो ये जो मार्केट कैप होता है, इस मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं, मतलब कि जो टॉप इंडिया में जो कंपनीज है जिनकी सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, टॉप 50, वो सारे शेयर्स इसमें आ जाएंगे लाइन से, राइट। उन सबका सम होगा और डिवाइड बाय 50 होगा, मतलब मीन निकलेगा, और जो वैल्यू आएगी वो आ गया इंडेक्स की वैल्यू, राइट। या ऐसे ही होता है कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता, बट ठीक है ऐसा ही कुछ होता है, बट फॉर्मूला कुछ होगा उसका, स्पेसिफिक चेंजेस भी हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट अगर मैं गलत हूँ तो, बट स्टिल इन 50 वैल्यूज़ के ऊपर से जो है इंडाइसेस की वैल्यू निकलती है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे NSE इंडिया के साइट पे, NSE इंडिया के साइट के ऊपर, यहाँ पे हम लोग मार्केट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, NSE इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, इक्विटी और SME मार्केट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे निफ्टी 50 हमने किया, देखो तो यहाँ पे 50 कंपनीज आ जाएंगी, यहाँ पे देखो ये जो जिनका सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है। अब यहाँ पे मार्केट कैप का भी ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं एक बार, नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। JSW स्टील को मैं ओपन कर लूँगा एक रैंडमली, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखता है मुझे, देखिए आप, प्राइस, स्टॉक का प्राइस जो कि चल रहा है 881, राइट, 881 का प्राइस चल रहा है, राइट। एक ये आपको समझ में आ गया। एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं क्या यहाँ पे लिखे हुए, आई गेस नहीं है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं लिखे हुए, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे शायद, फ्री फ्लो, टोटल मार्केट कैप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मार्केट कैप से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। हालांकि अगर मार्केट कैप को डिवाइड किया शेयर प्राइस तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, मार्केट कैप आपको समझ, तो ये जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से रहते, जो हाईएस्ट मार्केट कैप स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे टॉप 15 में आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसको रहने देता हूँ क्योंकि एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है इंडेक्स जो रहती है, ये एक तो मार्केट कैप के हिसाब से रहेगी, या फिर उसके कैटेगरी के हिसाब से रहेगी। जैसे कि अगर वो फिनेंशियल स्टॉक्स हैं तो फिनेंस के जो टॉप 50 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, टॉप 10, टॉप 30 जो भी रहेंगे वो भी, तो वो आ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको एक और इंडेक्स दिखाऊं, अगर एक और इंडेक्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये एक और इंडेक्स है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में सारे बैंकिंग स्टॉक्स आ गए, देखो यहाँ पे कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक, AU बैंक, तो सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। तो सेक्टर वाइज रहेगा, हर एक सेक्टर का अलग इंडाइसेस भी होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। अभी यहाँ पे मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ, अब लाइन बाय लाइन समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो हाँ, इंडाइसेस, ठीक है। अब मार्केट इंडेक्स, मैंने आपको बताया इंडेक्स और इंडाइसेस एक ही है। ट्रैक्स द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, जो प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इनको लेगी वो, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ओके, ठीक है, जो प्राइस होती है अलग अलग शेयर्स की उनको लेगी एंड उससे एक प्राइस बनाएगी, उससे एक इंडेक्स बनता है। ठीक है, मोस्ट लीडिंग इंडाइसेस आर वेटेड बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो मोस्टली जो इंडाइसेस है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही चलती हैं।
ठीक है, टू टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट द मोर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड द ग्रेटर द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज इन विच दे मे हेल्ड। ओके, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ पे इशूड करेंगे उतने ज़्यादा पोर्टफोलियोज में रहेगा। स्टॉक्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स आर ऑल्सो क्वाइट लिक्विड। ओके, देखो सिंपल सी बात है कि इंडेक्स है, इंडेक्स में कोई स्टॉक है मतलब वो हाई मार्केट कैप वाला स्टॉक है। ओके, जनरली ऐसे स्टॉक एफएनओ वाले ही होते हैं, एफएनओ स्क्रिप्ट्स वाले होते हैं, एफएनओ स्क्रिप्ट्स और हाई मार्केट कैप होते हैं। इनमें ये बहुत फेमस स्टॉक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और इनमें बहुत ज़्यादा लेवल्स के ऊपर बायर्स और सेलर्स होते हैं और इसके लिए यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। सही है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इंक्लूड इन इंडेक्स, जो इंडेक्स में जो इंडाइसेस या इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक डाले जाते हैं वो क्वाइट लिक्विड होते हैं, मतलब ज़्यादा लिक्विड होते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू रेप्लिकेट इंडेक्स एट द लो कॉस्ट। ठीक है, देन नैरो इंडाइसेस आर यूजुअली मेड अप ऑफ एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर्स। तो जो ज़्यादा, देखो मार्केट एक तो हो गया, एक ऐसी होती है जो कि स्टॉक्स जो हाई मार्केट कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनके हिसाब से एक इंडाइसेस बनती है। दूसरी इंडाइसेस बनती है जो नैरो इंडाइसेस होती है, वो बनी जाती हैं एक्टिवली ट्रेडेड जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनसे, जो हाईली ट्रेड किए जाते हैं इक्विटी शेयर्स, जिनमें हाई वॉल्यूम होता है, उनसे एक इंडाइसेस बनाई जाती है, दैट एक्सचेंज। एंड अदर इंडाइसेस, जो अदर इंडेक्स होती हैं, वो जो बनाई जाती है सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक सेक्टर्स और द मार्केट कैप। तो सेक्टर्स तो देखे जाएंगे, साथ में मार्केट कैप्स भी देखे जाएंगे उसके अंदर भी। एंड हाँ, मार्केट कैप कैटेगराइज आर ऑल्सो इन यूज। ठीक है, तो जो सेक्टर्स, मार्केट कैप और जो है एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर्स, ये तीन चीज़ें यूज़ करके, एक दो तीन चीज़ें यूज़ करके इंडाइसेस को बनाया जाता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 यहाँ पे दे रखी है, जो मोस्ट ट्रैक्ड है निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स मैंने आपको बोला निफ्टी 50। ठीक है, ये दे रखी है, निफ्टी बैंक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कुछ इंडाइसेस के नाम दे रखे हैं यहाँ पे जो कि मोस्टली वाइडली यूज्ड है। निफ्टी 50 इज कंपोज ऑफ 50 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एनएसई के अंदर जो टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं उनको एक करके बनाया गया है निफ्टी 50 को, जो टॉप 50 स्टॉक्स है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और दे रखे, सम ऑफ द अदर कॉमन इंडाइसेस। तो देखो यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब जो निफ्टी 50 है उसके जो आगे के जो 50 है उनकी एक अलग इंडाइसेस है, उसको नेक्स्ट 50 लिखा हुआ है। निफ्टी 100 मतलब जो निफ्टी के 100 टॉप स्टॉक्स हैं। निफ्टी 500 मतलब निफ्टी के 500 जो टॉप स्टॉक्स हैं। S&P 100, S&P जो सेंसेक्स के BSE के 500 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स हैं, इनको मिला के मिड कैप, स्मॉल कैप, जो देखो स्मॉल कैप मिड कैप क्या होता है, इनसे भी एक इंडाइसेस बनती हैं। तो जो कैप्स होते हैं, ठीक है, अगर वो 5000 CR से ऊपर है तो वो लार्ज कैप हो गया, ऐसा कुछ होता है। ये एक बार देख लेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, मैं आपको बता दूंगा, आगे भी इसके बारे में है और लिखा हुआ भी है, NISM के जो वर्कबुक है उसमें लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो ये जो कैप्स डिफाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल कैप जो होते हैं वो शायद से 100 या 500 CR के नीचे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में तो मिड कैप, स्मॉल कैप भी हम लोग आगे समझेंगे, आगे आएगा इसके बारे में, डोंट वरी। ठीक है, देर आर ऑल्सो अ सेक्टर इंडाइसेस फॉर बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज, goods and such other sectors created by the exchange to enable the track specific sector। तो जो specific sector को अगर track करना है तो उसके लिए एक sector wise जो है indices बनी हुई है। तो अभी क्या है कि indices तो बना दी, लेकिन इसका यूज़ क्या है, देखो समझने वाली बात है। अगर मैं बोलता हूँ इक्विटी शेयर, मेरा जो शेयर है उसने 10% की मूवमेंट दे दी, तो ये मूवमेंट अच्छी है, ये सॉरी इसने 30% की मूवमेंट दे दी, 25 पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, 25% की मूवमेंट, देखो लैग करने लग गया, मुझे थोड़ा सा कुछ डिलीट करना पड़ेगा डेटा ऊपर। ठीक है, तो सपोज 25% की मूवमेंट इसने दे दी इक्विटी शेयर से, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं, वो सही है या नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा, या वो अच्छी मूवमेंट है या नहीं, क्या पता मार्केट में ज़्यादा किया हो मूवमेंट। तो जो एज अ बेंचमार्क हम लोगों को जिससे कंपेयर करना है कि इक्विटी शेयर ने ज़्यादा दी या कम दी, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, वो इंडेक्स से करेंगे। तो इंडेक्स एज अ बेंचमार्क वर्क करता है, किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए या गोल्ड के लिए। ठीक है,
या फिर इंडेक्स का एक और काम होता है, इंडेक्स में हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हम लोग करते हैं इसमें, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी हम लोग इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये आपको पता होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में, नहीं पता है तो इन दैट केस आप इसको अभी इग्नोर करो, आगे इसमें डिटेल में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इंडेक्स जो है उसका भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स क्या, इसको हम लोग रियल टाइम सेंटीमेंट, मार्केट क्या चल रही है, मतलब मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं, ये मैंने वैसे तो यहाँ पे इमेज डाला था निफ्टी बैंक का, स्टॉक्स का, बट स्टिल ठीक है, कोई मैंने आपको पहले ही दिखा दिया वो। So the major use of indices are, the index can be given comparison of returns on investment in the stock market as opposed to asset classes such as the gold and debt। तो जो इक्विटी है या गोल्ड है, इन दोनों का भी कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे कि इक्विटी का तो 30% रिटर्न दिया निफ्टी ने, लेकिन गोल्ड का खाली 20% दिया, तो गोल्ड इतना खासा कोई अच्छा रिटर्न दिया नहीं, ये हम लोग एक पता कर सकते हैं, राइट। तो कंपैरिजन करने के लिए होता है। फॉर कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद एक्टिव इक्विटी फंड, जो इक्विटी फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके भी आप जो है, या पोर्टफोलियो होते हैं, उनसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी फंड है, जो इक्विटी में पैसा डालता है, ठीक है। इक्विटी में वो, इक्विटी में वो, जैसे कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे, एंड वो म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च एनालिस्ट आप जैसे बैठे हुए हैं जो स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग पैसा आपका मैनेज करेंगे आपका जो पैसा जो आपने दिया है यहाँ पे सब ने मिलके, सपोज वो 3000 करोड़ का पैसा है, वो मैनेज करके उसके ऊपर से एक रिटर्न जनरेट करेंगे, एंड वो जो रिटर्न आया वो आपको हिस्से में बांट देंगे, फिर से जैसे जिस हिस्से में पैसे आए थे उसमें बांट देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे अगर कोई इक्विटी फंड है, तो इक्विटी फंड ने यहाँ पे, ये जो सपोज ये इक्विटी फंड है, तो इक्विटी फंड ने, मतलब ये इक्विटी में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये लोग खाली जनरेट कर पाए 12% का रिटर्न, लेकिन इक्विटी या फिर जो इंडेक्स है वो जनरेट करके दे रही है जो है 30% का रिटर्न, तो उसके मुकाबले ये कम क्यों आया। तो लोगों को पता चलता है कि भाई इक्विटी जो फंड है वो खाली 12% क्यों जनरेट कर पा रहा है फिर इससे, तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर कंपैरिजन परफॉर्मेंस विद एक्टिविटी इक्विटी फंड पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैन बी बेंचमार्क, तो जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होती है वो बेंचमार्क के तौर पे वर्क कर सकती है। द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी और एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। तो जो देश की जो इकोनॉमी है वो इंडेक्स के थ्रू देखी जाती है कि भाई हमारे इंडेक्स ने 40% का रिटर्न दे दिया, 50% का रिटर्न दे दिया, मतलब कि 20% का रिटर्न दे दिया, दैट मीन्स कि हमारे इंडेक्स बाकी लोगों से बहुत अच्छा मूव कर रही है। चाइना का देखो कम है, यूएस का कम हो गया, इस बार इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो कैसे मालूम चलेगा जब हमारी इंडेक्स उन लोगों के इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्म करेगी। तो कहीं ना कहीं पे एज अ बेंचमार्क भी यूज़ किया जाता है। रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेट करता है इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस एक्ट एज अंडरलाइंग फॉर द इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है या फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो होती है इंडेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो अंडरलाइंग जो इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएंगे, इंडेक्स नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप इतना अभी आपको क्लियर हो चुका है। अब आ गया म्यूचुअल फंड। फिर से देखो म्यूचुअल फंड क्या है, मैंने आपको बताया एक म्यूचुअल फंड है यहाँ पे जो कि क्या करेगा, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, ठीक है, एंड वो जो है उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। ये सारे जो मनी मैनेजर्स हैं उसके ट्रेडिंग करेंगे और उससे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। अब जो लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, इन्वेस्टर्स हमारे जैसे, उनको उसके बदले में क्या मिलेगा, NAV मिलेगा। तो NAV सपोज 30 रुपये का है, तो अगर कल को यहाँ पे जो है 100% का रिटर्न जनरेट करके देता है 4 साल में, 5 साल में, तो उस केस में यहाँ पे NAV की जो वैल्यू है वो 60 रुपीज़ हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ का NAV हो जाएगा। तो जो बेचेगा, जो जब चाहे तब इसको बेच सकता है, जब चाहे तब उसको खरीद सकता है। इसमें लोग SIP भी कर रहे हैं आजकल, आपने सुना होगा SIP। अगर आप स्टॉक मार्केट से या इससे ही है इन्वेस्टमेंट से तो या फिनेंस से, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी गलत है। NAV का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेट एसेट
वैल्यू, तो जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, एनएवी का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी वापस आ जाते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड्स आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल्स मनी फ्रॉम द मनी कॉन्ट्रीब्यूटर, जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था हमने मनी बाय द इन्वेस्टर विच द फंड इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटीज। तो ये जो फंड है ये पोर्टफोलियो में जाएगा सिक्योरिटीज के, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा और रिफ्लेक्ट अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर। तो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि सब चाहते हैं कि इक्विटी में डालें, तो इक्विटी वाला फंड रहेगा, वो गोल्ड रहेगा तो गोल्ड वाला फंड रहेगा, या इंडेक्स फंड रहेगा तो खाली वो इंडेक्स में ही पैसा डालेंगे, राइट। तो बहुत सारे फंड्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी लगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसके भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो ईच इन्वेस्टर शेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट्स इशूड बाय द फंड्स। द वैल्यू ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज अ नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इट चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड ऑफ द डे चेंज होता है, ETF में लाइव मार्केट में चेंज होता है इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द फंड, ठीक है। तो जो MF स्कीम्स कैन बी क्लासिफाइड इन ओपन एंडेड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये तो समझ में आ गया क्या है, लेकिन ये क्या है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड मतलब क्या होता है कि आप कभी भी बाय करो म्यूचुअल फंड को, कभी भी बेच दो, ये हो गया ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब कि आपने बाय किया तो आप जब उसकी मैच्योरिटी खत्म होगी तभी उसको बेच सकते हो, ठीक है, तभी उसका पैसा मिलेगा। तो जो अगर आपने ओपन एंडेड लिया तो जब आप बीच में बेच रहे हो तो उसका खाली जितना टाइम आपने होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आपने जो क्लोज एंडेड लिया है तो जब वो खत्म होगा तभी आपको मिलेगा, तो इल टू मैच्योरिटी आपको लेना पड़ेगा। तो ये आगे चल के आपको कैलकुलेशंस रहेंगे इसके ऊपर। तो देखो ओपन एंडेड स्कीम ऑफर्स इन्वेस्टर टू ऑप्शन टू बाय यूनिट्स from the fund at any time and sell the unit back to the fund at any time। जब भी चाहो तब आओ जाओ, घर तुम्हारा है। बाय यूनिट्स आप कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, अपने टाइम पे लो, अपने टाइम पे बेचो, ये आपके ऊपर है। ये ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं, ओके। दिस स्कीम्स डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी पीरियड, तो कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं, वो ओपन रहेगा, वो ओपन एंडेड है। वो जब भी आप खरीदोगे बेचोगे वो पैसा उनको मिलते रहेगा, वो मैनेज करते रहेंगे, उसके हिसाब से पैसा बनाते रहेंगे। The units can be bought and sold anytime by NAV link price। जो NAV चल रहा है लेटेस्ट मार्केट में उसके हिसाब से आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो NAV ऊपर नीचे होगा। द यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड, जो क्लोज एंडेड होता है उसका फिक्स होता है। दे सेल एट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स कैन बी बॉट और सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट वेयर दे आर मैंडेटरी लिस्टेड। तो लिस्टेड रहेंगे वहीं पर ही बेचे जाएंगे जहाँ से। और दूसरी चीज़ के मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया किसी और को बेच दिया, ऐसा नहीं होगा। आपने जहाँ से खरीदा वहीं बेचना पड़ेगा और एक फिक्स टाइम पे बेचना पड़ेगा और जो फिक्स रेट है उस पर बेचना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में पहले ये पिछला डेटा डिलीट कर दूँ जल्दी से ताकि लैग ना हो सिस्टम, ठीक है, ओके। ठीक है, सो सिस्टम लैग करने लग गई है। तो मुझे लगता है कि ये जब ज़्यादा लिखते हैं इस नोट्स का मतलब एक्चुअली सिस्टम का इशू नहीं, वो सॉफ्टवेयर का इशू है, बट स्टिल दैट्स टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सचेंज, अब आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब कि क्या है, ऐसा फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, ऐसा फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। तो जो सेम म्यूचुअल फंड है ये, लेकिन सेम म्यूचुअल फंड, सेम लोग पैसा डालेंगे, सेम मैनेज करेंगे, सेम आउटपुट आएगा, लेकिन ये ट्रेड किया जाएगा एक्सचेंज के ऊपर। इसकी जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट होगी अप और डाउन करते हुए। मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, रुकिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड ना, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ओपन करेंगे ग्रो की ओपन करना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीनर में आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो ICICI प्रूडेंशियल भारत डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी डेप्थ इक्विटी पे क्लिक करूँगा तो सारे इक्विटी के फंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे डेप्थ वाले हैं तो जो इक्विटी वाले फंड है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, जो डेप्थ वाले हैं वो डेप्थ में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब क्या, जो इक्विटी में भी करेंगे डेप्थ में भी करेंगे, ठीक है, बॉन्ड्स मार्केट में भी करेंगे, ठीक है।
रिस्क लो हाई, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कोई एग्जांपल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मतलब क्या है, ये अलग अलग, फ्लेक्सी कैप मतलब पराग पारिक का तो नाम है, फ्लेक्सी कैप मतलब कि ये लोग मिड कैप में भी डाल सकते हैं, जो है लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं या स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, ये इनके ऊपर, ये अपनी मर्जी से करेंगे, अपने मर्जी से सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे खाली लार्ज कैप लिखा है तो लार्ज कैप में ये लोग पैसा डालेंगे, ठीक है। पीएसयू लिखा है तो खाली पीएसयू में डालेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप लिखा है तो स्मॉल कैप में ही पैसा डालेंगे, ठीक है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स लिखा है तो मार्केट इंडेक्स में ही पैसा डालेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये सारे म्यूचुअल फंड, इनकी प्राइस जो है लाइव मार्केट में चेंज नहीं होती है। देखिए सारे म्यूचुअल फंड, ये एनएवी दिख रहा है आपको यहाँ पे, एनएवी देखिए यहाँ पे, एनएवी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो 34 है तो 34.3499 है, कल चेंज होगा डायरेक्टली एंड ऑफ द डे, ठीक है। लेकिन जो ETF है, ETF का क्या होता है, मैं आपको फिर से ETF खोल के दिखा देता हूँ। तो ETF यहाँ पे हम लोग डालेंगे निफ्टी 20 एग्जाम्पल के लिए। तो निफ्टी 20 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में, लाइव मार्केट में प्राइस अप डाउन होते हुए दिखेगी, हिलते हुए दिखेगी यहाँ पे प्राइस, देखो आप, देखो प्राइस है। ये निफ्टी 20 क्या, एक निफ्टी का जो एक ETF है जो कि पैसा डालता है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्या डिफरेंस है। ये मैंने इसके लिए दिखाया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे उसका, है ना। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको समझ में आ गया क्या है, कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या है, सिंपल है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट फंड्स पुल्ड बाय इन्वेस्टर टू ट्रैक इंडेक्स, कमोडिटी, गोल्ड, अ बास्केट ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स में भी वो पैसा हो सकता है, या फिर कमोडिटी में भी, गोल्ड में भी हो सकता है, या फिर और कोई हो सकता है एसेट, या बास्केट ऑफ एसेट्स मतलब कि वो कुछ TCS ले लेंगे, जो मेन जो स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स ले लेंगे, तो वो उनके ऊपर उनको कैसे वो बनानी है बास्केट, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द इंडेक्स फंड। तो जो मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड के जैसा ये, इन द सेंस दैट इट्स पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स it tracks, but unlike index fund the unit of ETF are listed and traded। तो जो ETF की जो यूनिट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं और ट्रेडेड होते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, वो अप डाउन हो रहा होता है, ओके। डीमेट फॉर्म, ओके, इन द डीमेट के अंदर भी हो रहा होता है। तो ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डीमेट के अंदर वो ट्रेड हो रहे होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। सो अभी के लिए इतना इस पार्ट में। अभी पार्ट 2 लेंगे हम लोग जल्दी से, तुरंत कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही पार्ट में रखेंगे। बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आई होंगी, ETF क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है एंड ऑल सब चीज़ें। सो अभी बढ़ते हैं आगे छोटे से ब्रेक के बाद।